Okay, Chi, good morning, everybody, and I welcome you all to Saturday Business Breakfast. And this session is absolutely free for all the business owners, uh, whether they have attended any of my workshops or not. So, if you are a business owner, you are eligible, you can join this session. And how do you know the topic? How do you know the link? How do you know the context and concept of Saturday Business Breakfast? You can join my community, which is absolutely free to join as well. And it is absolutely private, as you guys know. तो ना कोई आपको देख सकता है ना आप किसी को देख सकते हो. And I share my research, I share my thoughts, I share about strategies on marketing and sales on this. And there is zero spam. Zero spam. Because ना कोई आपको देख सकता है ना किसी को आप देख सकते हो. और ना ही मैं आपको हैप्पी बर्थडे हैप्पी दिवाली मैसेजेस शेयर करूंगा. We only talk about gains in profits, gains in revenues, marketing and sales strategies. Okay, so with that out of this context, okay जी, कौन बताएगा आज का टॉपिक क्या है? What are we going to discuss today? देखा था आपने, पढ़ा था, क्या मैसेज था, क्या टॉपिक था आज का? So it was about sales strategies. Okay. Mistakes we do in our sales strategy, Yes. which आगे makes क्या है us पूरा? cry. Yes, that will make you cry. बस आंसू आ जाएंगे या नहीं आएंगे इसका ही डिस्कशन रह जाएगा. अदरवाइज जैसे आपको मालूम है कि मेरे सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं वो रियल लाइफ सिनेरियोस बेस्ड होते हैं. बहुत सारे बिजनेसेस के साथ में मैं मिलता रहता हूं. जैसे सैटरडे बिजनेस ब्रेकफास्ट में ही आप जैसे देखते हैं काफी सारे लोग मेरे से इंटरेक्ट करते हैं. इसी तरीके से मेरे मीटिंग्स के अंदर लोग प्राइवेट कोचिंग के अंदर, प्राइवेट एडवाइजरी के अंदर मेरे से मिलते हैं. करंट बैच के, पिछले बैच के, अदरवाइज आप लोगों में से ऐसे किसी ने रेफर करा, कोई मीटिंग वगैरह हुई, तो बहुत सारे इंटरेक्शंस के अंदर मेरे को दिखता है यार ये क्या कर रहे हैं सब लोग. सो आई मेट incidentally I met a couple of people back to back who had the exact same set of issues that they were facing. और लाला जी को समझ में नहीं आ रहा कि ये गड़बड़ कहाँ हो रही है. इतना लाखों रुपया लग रहा है, लीड जनरेट हो रही हैं, सेल्स नहीं आ रही, कन्वर्जन नहीं हो रहा, बढ़ नहीं रही, रेवेन्यू नहीं हो रहा, प्रॉफिट नहीं हो रहा. बड़े परेशान से थे वो. Before I discuss what I have in mind and what I have jotted down in my notes, I would like to ask you, आप लोगों को मार्केटिंग या सेल्स से रिलेटेड क्या कोई स्पेसिफिक चैलेंज है? क्या आपका कोई ऐसा चैलेंज है जिसको अगर आप सॉल्व कर दो या जिसको मैं आपको हेल्प करके सॉल्व कर दूं, आपका इमीडिएटली रेवेन्यू, सेल्स, प्रॉफिट्स डबल हो जाएंगे, क्वाड्रुपल हो जाएंगे, और मे बी उससे ज्यादा बढ़ जाएंगे या सिग्निफिकेंटली ग्रो कर जाएंगे? Is there any specific challenge that you guys are facing currently? Anyone? सेल्स में आता है मनु सर, सेल्स में कन्वर्जन में आता है चैलेंज. Okay. क्या चैलेंज आता है स्पेसिफिकली? इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू टू एग्जैक्टली पिन पॉइंट की मनोज मेरा ये एग्जैक्ट चैलेंज है. हमारा बिकॉज प्रोजेक्ट्स में हम लोग तो एक तो टाइम बहुत लगता है. हम लोग पहले टेक्निकल प्रेजेंटेशंस वगैरह समझाते हैं, सब चीज़ें क्लियर करते हैं. उसके बाद होता क्या है हमारे साथ कि जब वो एक बीओक्यू या स्कीम फ्रीज हो जाती है कि भाई ये ट्रीटमेंट स्कीम होगी, ये ऐसे लगेगा, ये होगा, ये सब हमको फ्री ऑफ कॉस्ट करना पड़ता है शुरू में टू गेट दी ऑर्डर. हम्म. हम्म. उसके बाद फिर ये होता है कि भाई वो बीओक्यू या वो स्कीम को किसी और लोकल के साथ परचेज वाला शेयर करता है. और फिर वो प्राइजेस, क्योंकि हम तो एक ठीक काम कर रहे हैं, सिस्टमेटिक काम कर रहे हैं, तो वो उठा करके दे करके और प्राइस में फिर आ करके फिर वहाँ पे या तो हमें अपने मार्जिन्स निचोड़ के ऑर्डर लेना पड़ता है या फिर हमें छोड़ना पड़ता है. तो ये हम्म. चैलेंज हमें प्रोजेक्ट सेल्स में आता है. बिल्कुल ठीक है. तो आप ये बता रहे हैं कि इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू टेंडरिंग. हाँ टेंडरिंग. हाँ टेंडरिंग तो खैर अलग हो गई सर, उसमें तो L1 का ही खेल है. यहाँ पे तो क्योंकि प्राइवेट बिजनेस है, अगर उसकी समझ में आ जाता है. बहुत से ऑर्डर्स ऐसे भी हैं जहाँ पे वो कस्टमर हमें कहता है कि लेना आप ही से है, देखो इसका ये रेट आ रखा है, आप देखो कितना कर सकते हो, क्या कर सकते हो, इसको मैच करा दो, ये कर दो, वो कर दो. तो ये सब चीजें हो जाती हैं. तो टेंडरिंग बिल्कुल अलग ठीक है. हो गया. यहाँ पे तो ओनर के हाथ में, या परचेज, और परचेज तो नहीं, हाँ. ओनर के हाथ में होता है सारा डिसीजन. हाँ.
तो इसके अंदर क्या है ना कि मैं इसको सिमिलर क्यों बोलता हूँ इसको टेंडरिंग के अंदर। टेंडरिंग के अंदर जो है ना कई तरीके के टेंडरिंग सिस्टम्स होते हैं। वन की L1 टेक्स एवरीथिंग। हम्म दूसरा होता है कि जो L1 का रेट है L2 और L3 अगर उसको मैच कर देते हैं तो उनके अंदर भी डिवाइड हो जाता है। हम्म और तीसरा टाइप के टेंडर्स होते हैं जहां पर कि इवन इफ यू आर L1 और इवन इफ यू आर L2 और इवन इफ यू आर L3, अगर आपका टेक्निकल सोल्यूशन बेटर है या अगर ट्रस्ट का या क्रेडिबिलिटी का डेफिसिट है L1 के अंदर, तो L1 को छोड़ देंगे, वो L2 से ही ले लेंगे या L3 से ही ले लेंगे। तो आपके केस के अंदर मेरे ख्याल से सिनेरियो नंबर 2 और 3 एप्लीकेबल होंगे। या तो L1 को मैच करवा दो तो आपको ऑर्डर दे देंगे, या फिर कि आपसे नेगोशिएट करके आप L1 L2 नहीं है L3 है तब भी आपको ऑर्डर दे देंगे। हाँ, इन इन सम केसेस, बिकॉज गवर्नमेंट टेंडर हम भी करते हैं। गवर्नमेंट टेंडर में तो क्या है, स्पेसिफिकेशन फ्रीज रहती है, मेक फ्रीज रहता है। भाई हमको ये हम्म। चाहिए, ये चाहिए, है ना। हम्म। आप हमें कोट करो, तो जो L1 हो बिल्कुल ठीक है। टेंडर मिल जाएगा। ठीक है। इन केस अगर L1 से उन्हें कुछ दिक्कत होती है या उसका कुछ बैड इमेज उनके सामने, दे हैव राइट टू गो फॉर L2, अगर वो कोई चीज हाँ नहीं हाँ करता हाँ है ना। हाँ अभी हाँ अभी जो हम बात कर रहे हैं, एक एक प्रोजेक्ट की बात, जैसे कि माना, एक मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि कोई मैरियट होटल आ रहा है, एक 5 स्टार होटल आ रहा है, जिसमें कि हम लोग टोटल वाटर मैनेजमेंट करते हैं। तो वो जो उसकी जो स्टार्टिंग होगी, इनिशिएशन जो होगा, जब कंसल्टेंट होगा उसके साथ हम लग के सारे BOQ फ्रीज करते हैं, सारे स्पेसिफिकेशन बनाते हैं, सब चीजें बनाते हैं, है ना। टेक्निकली उसको कन्विंस करते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं ओनर को, सबको, कंसल्टेंट को, आर्किटेक्ट को। फिर वो जा करके स्पेसिफिकेशन फ्रीज हो गई। ठीक है। स्पेसिफिकेशन फ्रीज हो गई, उसके बाद वो फ्लोट होता है टेंडर्स। मतलब वो 4 और पार्टियों को बुलाते हैं कि भाई आओ, ये स्पेसिफिकेशन है, इस पे रेट कोट करो। ठीक है। और हाँ, मतलब हमारी अगर आप पहले पहुंच गए तो स्पेसिफिकेशंस आपने फ्रीज करवा हाँ दी, अगर हाँ दूसरा पहुंच गया तो उसने फ्रीज करा दी। और हाँ, स्पेसिफिकेशन फ्रीज करने का मतलब ये होता है कि टेक्निकल में जितने लोगों को बाहर कर सके कर दे। यस 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 यस। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। तो इसके अंदर जो है आपका जो प्राइमरी मोटिव होता है कि आप सारे कंसल्टेंट्स के टच में हो, लिंक्डइन की स्ट्रैटेजी यूज करके, वीडियो मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी यूज करके। एंड द अर्लियर यू रीच देम, द अर्लियर यू आर एबल टू रीच आउट टू देम, द बेटर इट विल बी फॉर यू। उसके बाद कुछ अलग टाइप की स्ट्रैटेजीज होती हैं ताकि उनको हम टेक्निकल से या कमर्शियल बिट से बाहर कैसे करवा सकें। यस। ओके, सो उसके अंदर क्या होता है कि टेंडरिंग के केस में काइंड ऑफ टेंडरिंग ही है ये। इसके हम्म। केस के अंदर ना मार्केटिंग जो है उसका हाथ काफी बंद जाते हैं इसके अंदर। जी और उसके अंदर मेजरली जो मार्केटिंग होती है कई बारी आउट ऑफ ऑफिस होती है, कई बारी टेबल के ऊपर और नीचे होती है, तो बहुत सारे उसके अंदर क्लॉजेस और सिस्टम्स होते हैं उसके अंदर। सो जी। उसके अलावा कोई और चैलेंज है कन्वर्जन रेट के अंदर, कोई और चैलेंज है, या सेल्स के अंदर कोई और चैलेंज है? हाँ, सेल्स सेल्स में भी सर चैलेंज आता ही है, क्योंकि टेक्निकली हम्म। तो हम लोग क्वालिफाइड हो जाते हैं। बट सेल्स में हम्म। फिर कन्वर्जन में ये आ जाता है, प्रपोजल देने के बाद। प्रपोजल देने हम्म। के बाद फिर जैसे मैंने बोला कि वो कंपैरिजन होता है कि भाई इसका रेट इतना, इसका रेट इतना, ये है। कई बार ऐसा तो होता है कि वो हम, मतलब हमारी प्राइस, क्योंकि हम जो है, मतलब क्वालिटी वर्ड आप बोलने नहीं दे देते हो। बट हम्म। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि क्योंकि हमारी क्वालिटी, हमारा 16 साल का एक्सपीरियंस, और हमारी टीम बहुत क्वालिफाइड है उस मामले में, क्योंकि हमने बहुत इसके अच्छा। अंदर जो है ना मैंने अलग अलग टाइम के ऊपर सैटरडे बिजनेस ब्रेकफास्ट में ABC स्ट्रैटेजी एंड 3C स्ट्रैटेजी हमने डिस्कस करी है। तो जी आपको जो है ना उस चीज के ऊपर काम करना चाहिए, सो दैट यू कैन prove your efficiency and you can use this to get your competition out in the technical bit scenarios and other scenarios. So आप ABC strategy के ऊपर और 3C strategies के ऊपर आपको थोड़ा और फोकस करना चाहिए। ओके सर, ओके। 3C स्टार्टिंग डन। Okay, and there is somebody who has raised hand. You can come in. Sir, good morning. Sir, हाँ जी। basically, we are into garments, fashion business, B2B. ओके, कैमरा Sir, ऑन कर लो यार। sir, कैमरा ऑन किया हुआ है एक्चुअली रूम में, सब सो रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, बताइए। सर, सो बेसिकली द चैलेंज वी फेस इज कि सेल्स एंड मार्केटिंग सर पूरी पूरी डिजाइन पे डिपेंडेंट है। और जैसे एग्जीबिशन आपने बताया था कि वो एग्जीबिशन के लिए भी काफी सारे पॉइंट्स देख के फिर आपको एग्जीबिशन में पार्ट लेना चाहिए। अभी सर हम्म। एग्जीबिशन में भी ऐसा है कि आप अगर किसी से 5 साल से भी काम कर रहे हो, लेकिन छठे साल अगर आपने एग्जीबिट नहीं किया
और किसी ने एग्जिबिट किया और उसको उसके सैंपल्स अच्छे लगे, तो ही हम्म। इमीडिएटली स्विचेस ओवर। मतलब वो नहीं तो आप तो ऐसा एज्यूम कर रहे हो कि पूरी एग्जीबिशन में आपके अलावा और कोई कॉम्पिटिटर एग्जिबिट ही नहीं कर रहा। नहीं सर, ऐसा कर थोड़ी ना रहे हैं होता सर। है, आपने भी एग्जिबिट करा, आपके कॉम्पिटिटर ने भी एग्जिबिट करा। अगर उसको सैंपल दिखाने के बाद पसंद आ गए तो वो तो वहीं से ले लेगा ना, वो आप एग्जिबिट करो या ना करो उससे थोड़ी ना फर्क पड़ता है। हाँ मतलब सर, जैसे हम अगर नहीं है ना, तो वो हमारे सैंपल्स देखने का उसको मौका ही नहीं मिलता है। हाँ, अब इसका वो मतलब आप ये कह रहे हो कि मैं साल में सिर्फ एक ही दिन उसको 15 मिनट में जो दिखा सकता हूँ, उसके अलावा मैं कुछ कर नहीं सकता। सर अदरवाइज वही फिर डिजाइन कॉपीज वगैरह सबकी भी इश्यूज रहती है। हाँ, वो मेरे को लग रहा है कि ना आपको थोड़ा सा इससे माइंडसेट से बाहर आना पड़ेगा कि डिजाइन कॉपी हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, तो मोस्टली हम लोग भी कैसे बनाते हैं डिजाइन्स। सर हमारा प्रोडक्ट बेस है ना पूरा, मतलब हाँ, है ही तो उसके ऊपर ऐसा ही होता पूरा। है। हाँ, उसमें जो है ना इस चीज को आप छोड़ दो कि डिजाइन कॉपी हो जाते हैं। आपको ये देखना है कि अगर आपके डिजाइन्स हैं, अच्छे हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सारा साल कैसे टैकल करना है, कैसे उनको रीच आउट करना है। बिकॉज आपकी पूरी मार्केटिंग साल के 3 दिन के ऊपर या 6 दिन के ऊपर, 10 दिन के ऊपर बेस्ड नहीं हो सकती। इस चीज को आप ध्यान रख लो। और उन 3 दिन या 6 दिन या 10 दिनों के अंदर आप जो है लाखों रुपया और करोड़ों रुपया खर्च करके आ जाते हो। मेरा ऐसा बार बार मैं कहता हूं, मेरा ऐसा मानना है, कहना है, एक्सपीरियंस है कि अगर आप बाकी 350 दिन को भूल जाते हो ना, तो आपकी मार्केटिंग इफेक्टिव नहीं है। अगर आप बाकी 350 दिन भी मार्केटिंग करते हो तो आपका जो स्पेंडिंग है वो आपका फ्रैक्शन होगा, और आपका रीच, आपका रिकॉल, आपका रिलेशनशिप, आपके कम्युनिकेशन बेटर होगा। यस सर। मगर हम उस चीज को छोड़ देते हैं, हम कहते हैं कि नहीं, 365 दिन के अंदर बस 15 मिनट के अंदर जो हमने मार्केटिंग कर ली, उसके अलावा हमारे को बिजनेस नहीं आ सकता। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपने 3 दिन की एग्जीबिशन लगाई और वो आपका बायर, जो आपका फेवरेट बायर है, वो आया, आपके पास ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट ही तो बैठेगा आपके स्टॉल के ऊपर, पूरे 3 दिन तो नहीं बैठेगा ना आपके स्टॉल पे। यस सर। तो फिर आप तो सारी की सारी पूरे साल की मार्केटिंग सिर्फ 15 मिनट के ऊपर कैसे बेस कर सकते हो। सर वहां पे ही सब एजेंट्स है, वो सब आते हैं लेकिन नए क्लाइंट्स को, और अब मैंने ना सब। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बताई थी। मैंने ये बोला था कि आपका एग्जीबिशन के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्ट्रैटेजी है कि अगर आप कहते हो कि मेरे को एग्जिबिट करना ही करना है, तो मैंने आपको उसकी स्ट्रैटेजीज बताई थी। दूसरा मैंने आपको बताया था कि एग्जिबिट करे बगैर सिर्फ विजिट करके भी आप बहुत अच्छी मार्केटिंग कर सकते हो। और तीसरा मैंने बोला था कि आपको जाने की भी जरूरत नहीं है, तब भी आप बहुत अमेजिंग मार्केटिंग कर सकते हो। एग्जीबिशंस को कैसे मार्केटिंग के अंदर यूज करना है, आप उसको यूज कर सकते हो। कुछ स्ट्रैटेजीज मैंने बताई थी जो कि नॉन टेक्निकल थी और सबसे इजी थी। टोटल मिलाकर के 12 या 13 स्ट्रैटेजीज है एग्जीबिशन मार्केटिंग की, जहां पर आप पूरी दुनिया के अंदर कहीं पर भी एग्जीबिशन हो रही हो, वहां पर मार्केटिंग कर सकते हो बिना जाए। उसके अंदर गूगल की, फेसबुक की और बड़ी सारी अलग टेक्निक्स हम लोग यूज करते हैं। बट क्योंकि उसमें टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो मैं उसको यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा, बिकॉज आई वॉन्ट टू कीप थिंग्स सिंपल फॉर द सैटरडे बिजनेस ब्रेकफास्ट कॉन्टेक्स्ट। आप यस सर। उनको जब करोगे ना, आपको समझ में आएगा। तो आपको बिजनेस ज्यादा मिलेगा, और ज्यादा बिजनेस जो है आपको अलग अलग लोगों से मिलेगा। सो विल हैव मोर क्लाइंट्स। सो एग्जीबिशंस आप करना चाहते हो करो, बट मेक इट स्ट्रेटेजिक। इफ यू डू नॉट डू इट स्ट्रेटेजिकली, यू विल एंड अप बर्निंग अ टन ऑफ मनी। और एग्जिस्टिंग कस्टमर से रिपीट ऑर्डर लेने के लिए आप लाखों या करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हो, दैट डजंट मेक एनी सेंस। सर एक डिजाइन को टच एंड फील भी करना पड़ता है ना, गारमेंट्स है, टेक्सटाइल अरे है। वो सब ठीक है आपकी बात, आप एक बारी साइंस बनाना शुरू तो करो। टच एंड फील जो है वो क्या होता है, आप उसको सैंपल भेज सकते हो, सैंपल अभी भी तो आप देते होगे ना उसको। सैंपल तो सर वो आके स्टॉल पे आके बुक करके जाते हैं, ठीक है, ठीक है, देना नहीं ठीक है। होता है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अगर आपका पूरा गूढ़ विश्वास है कि इसके अलावा और कोई तरीका नहीं हो सकता, तो मैं फिर आपको कहूंगा कि अभी आप बंद मत करो इसको, मगर बाकी चीजें पैरेलली स्टार्ट तो कर दो। अगर आपको बाकी 350 दिन भी अगर आपको बिजनेस मिल सकता है, क्लाइंट मिल सकता है, फिर आपको मेरी बात का विश्वास हो जाएगा। फिर आप अपना माइंडसेट चेंज कर लेना। नहीं सर, वो तब तक टू के के लिए, वन डब्ल्यू आपने जो बताया था वो चालू कर दिया है। हाँ। हाँ मतलब अभी एजेंसी को हायर करके अभी बस वो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, 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 चलो, गुड, जी। गुड, गुड। उसका मेरे को बताना क्या रहा रिजल्ट आपका। 100% सर। एनी अदर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यू विल से ये इसमें? स्ट्रैटेजीज तो मैंने आपको बताया कि 13 स्ट्रैटेजीज हैं, मगर अभी जो है ना, मैं यहाँ पर सिंपलर स्ट्रैटेजीज जो मैंने बताई थी वो आपको यूज करनी है। एंड
अगर आप उन सिंपलर स्ट्रैटेजीज को भी यूज कर लेते हो, आपका मेजर चेंज हो जाएगा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के अंदर, मेजर चेंज आ जाएगा रिजल्ट्स के अंदर, आपकी एग्जीबिशन मार्केटिंग के अंदर। जो आपने एग्जीबिशन मार्केटिंग के लिए बताई थी वही आप बता रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके। ओके, विद्या, आपने हैंड रेस करा हुआ, यू कैन कम इन। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जी। सर। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे थोड़ा सा टिप्स दे दीजिए सर रिगार्डिंग मार्केटिंग एंड सेल्स। ठीक है। ओके, और भी लोग हैं जिनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से लेना देना है? आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बिल्ड करना चाहते हैं? कोई और भी लोग हैं? अगर मल्टीपल लोग हैं तो इसके ऊपर एक मैं सेशन क्रिएट कर देता हूं, अगर नहीं है तो मैं ब्रीफली अभी 1 मिनट में बता देता हूँ कि क्या करना है इसके अंदर। नो सर। ओके, नहीं, ज्यादा लोग नहीं है इसके अंदर। सो डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग के अंदर आपको क्या समझना है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स, 3 लेवल के ऊपर आपकी मार्केटिंग होनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर्स के लेवल के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो इसमें 2 तरीके हैं आपको अपना बिजनेस का रेवेन्यू और सेल्स बढ़ाने का। वन इज कि एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स से आप ज्यादा बिजनेस कैसे ले सकते हैं, जिससे आपका रेवेन्यू बढ़ जाएगा, सेल्स बढ़ जाएंगी, प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। और दूसरा, आप नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स कैसे बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स इन द सेम टेरिटरीज और मल्टीपल टेरिटरीज जो आपकी अभी तक कवर नहीं हुई है। ओके। सर मैं खुद एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग। आई एम होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर। हाँ, तो अरे मेरे क्लियर से करा करो ना, क्लियर तो करा हाँ करो ना आप क्या हो, ताकि मेरे को समझ में तो आए। अब अगर आप या डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपके हम्म पास होलसेलर्स और रिटेलर्स होंगे जो आपके नीचे होंगे। मेजर रिटेलर्स सर। ठीक है। तो अगर हम होलसेलर्स रिटेलर्स का सिनेरियो देखते हैं, अगर आपके नीचे हैं, अगर हम डायरेक्टली रिटेलर्स भी देखते हैं, तो फिर से सेम जैसे मैंने डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बताए थे वैसे आपके लिए यहाँ पर फिर से 2 सिनेरियोस होंगे। वन, कि एग्जिस्टिंग रिटेलर्स जो हैं उनके थ्रू हम ज्यादा बिजनेस कैसे जनरेट कर सकते हैं, या फिर हम नंबर ऑफ रिटेलर्स कैसे ऐड कर सकते हैं, नई टेरिटरीज कैसे ऐड कर सकते हैं। ओके। अब इसके अंदर बहुत सारी टेक्निक्स होंगी। आपका क्या प्रोडक्ट है जो उसको आप बेचते हो? टाइल्स सर, टाइल्स एंड सैनिटरी वेयर। कितना फ्रीक्वेंटली आपके प्रोडक्ट्स चेंज होते रहते हैं? अभी तो थोड़ा कम ही है सर, एटमोस्ट 1-2 years, विच द रनिंग डिजाइन विल बी कीप ऑन रनिंग सर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो साइजेस हम लोग स्टॉक करते हैं वो कीप ऑन रनिंग होता है। उसके अलावा हम लोग को कुछ ऐड करना पड़ेगा तो हम ऐड करेंगे, नहीं तो नहीं, बट दिस डिजाइन विल गो कंटिन्यू। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि 1-1 साल, 1.5-1.5 साल, 2-2 साल जो भी हमारे पास एग्जिस्टिंग डिजाइन हैं वो वही रहते हैं, चेंज नहीं होते वो। ट्रू। ओके। तो इस केस के अंदर आपके पास कितने डिजाइन रहते हैं जो आपके पास रहते हैं? डिपेंडिंग अपॉन साइज सर, पर साइज वही मिनिमम कीप 5 to 6 डिजाइन ओनली। अच्छा। और आप ये क्या, अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर है आप एक ही कंपनी के हैं या मल्टी ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर हैं? मतलब पर्टिकुलर साइज में एक कंपनी का है सर। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक 2x4, we'll keep one company as a vendor for me. Simultaneously, if it is for 12x18, there is another company. हाँ, मतलब मल्टी साइज साइज ब्रांड हो के गया ना। लिए। हाँ, यस। इसी तरीके से जो बाकी आपके प्रोडक्ट्स होंगे वो भी अलग अलग कंपनीज के होंगे, हाँ। बाथ फिटिंग्स वगैरह या जो भी आपका रहता यस। होगा, सैनिटरी वेयर वगैरह। ओके। यस। सो हालांकि मेरे को थोड़ा सा समझ के थोड़ा सा मेरे को अंडरस्टैंडिंग में गैप लग रहा है कि आपके प्रोडक्ट्स जो हैं साल साल 2-2 साल चेंज ही नहीं होते। इतने सारी आपकी कंपनी का इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं तो मेरे को लग रहा है कि कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते होंगे, बट आप कह रहे हो नहीं होते तो ठीक है। अब मतलब शेड्स वही है सर, शेड्स हो जाता है। मतलब इफ देर आर मैक्सिमम, मैंने ऑलमोस्ट ऑल सिंस लास्ट 4-5 years से ये कंपनी से जो कर रहा हूँ, सेम ऑल डिजाइन आर बीइंग कंटिन्यू। नया ऐड होता है लेकिन एग्जिस्टिंग तो वही रन होता है, इसको फेयर छोड़ेंगे। फेयर इनफ, फेयर इनफ। ओके। अब इसके अंदर हमारे को ये देखना है कि रिटेलर्स से हम ज्यादा बिजनेस जनरेट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं या क्या क्या करवा सकते हैं। अ, इसके अंदर मैं आपको ये एक एग्जांपल देख करके बताऊंगा कि पास्ट में एक मैन्युफैक्चरर थे जिनका ट्रक पार्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग था, और उनके थाउजेंड्स ऑफ रिटेलर्स थे उस टाइम पे, जैसे उन्होंने शेयर करा था, अब भी उससे ज्यादा ही होंगे। तो इसके अंदर जो है ना, रिटेलर्स को जनरली उन्होंने ऑब्जर्व करा कि लेट अस से आपने कुछ सामान खरीदना है, आप ग्राहक हो, आप गए रिटेलर के पास में, आपने बोला एक्स सामान दे दे, उसने एक्स सामान दे करके रख दिया उसके टेबल के ऊपर और पैसे चार्ज कर लिए। अब आपने ये देखा कि
इसके अंदर जो है अपसेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग का कॉन्सेप्ट कहीं पर यूज नहीं हो रहा रिटेलर के केस के अंदर। अगर आपने मेरे पुराने सेशंस अटेंड कर रहे हो तो मैंने बहुत डिटेल में कई बार समझाया है कि अपसेलिंग का क्या मतलब होता है, क्रॉस सेलिंग का क्या मतलब होता है। यस और सर, उसके अंदर मैंने आपको ये भी बहुत बारी बताया है कि जैसे हम फोन खरीदने जाते हैं तो हो सकता है हमने 50,000 रुपए का, 1 लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का फोन खरीदा हो, मगर उसके साथ में जो हम 5,000 की, 10,000 की, 20,000 की, 25,000 की एक्सेसरीज साथ में लेते हैं, जो रिटेलर है वो उसके ऊपर ज्यादा कमाता है एज कम्पेयर टू फोन के ऊपर जो उसने कमाया है। 1 लाख रुपए का फोन होगा, वो उस पर इतनी कमाई नहीं होगी, जो उसके साथ में 8-10 हजार की, 5-7 हजार की एक्सेसरीज होंगी, उसमें ज्यादा कमाई होगी। अब आपको जो है अपने रिटेलर्स को इस चीज के ऊपर ट्रेन करना है कि वो आप ही के प्रोडक्ट्स के कॉम्बिनेशंस किस तरीके से अप सेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। जैसे ही आप इस चीज को उनको बताना शुरू करोगे, उनकी भी सेल बढ़ेगी, आपकी भी सेल बढ़ेगी ऑटोमेटिकली। दैट इज एस्पेक्ट नंबर 1 कि आप एग्जिस्टिंग रिटेलर से अपनी सेल कैसे बढ़वा सकते हैं। तो इसकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो से मैंने आपको ब्रॉडली बताया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लोगों का चैलेंज नहीं है, तो इसलिए मैं आपको ब्रीफ में बता रहा हूँ। सेकेंड वुड बी हाउ यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ रिटेलर्स। तो उसके अंदर आप 2K1W की साइंस यूज कर सकते हो। आपके पास व्हाट्सएप मार्केटिंग की साइंस है जिसको आप यूज कर सकते हो। आप उसके अंदर व्हाट्सएप यूज कर सकते हो ताकि आप ज्यादा से ज्यादा रिटेलर्स को अपने साथ जोड़ सको, ये बता करके कि आपसे जुड़ के उनका रेवेन्यू और प्रॉफिट कैसे ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स। ओके। जब आप उनको ये कन्विंस करोगे, उनको कन्वे करोगे, तो आपके पास जो है वो ज्यादा रिटेलर्स जुड़ेंगे। अब इसमें ना एक या दो टाइप के चैलेंजेस आएंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपसे बड़ी कंपनी से डील करते होंगे, उनको आपको कैसे टैकल करना है आपके पास ये जवाब होना चाहिए। कुछ लोग होंगे जो आपके टाइप की कंपनी, आपके जिस टाइप की कंपनीज हैं जिनसे आप डील करते हो, जिनके आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, उसी टाइप की कंपनी से डील करते होंगे, तो उसमें जब आप उनको बात करोगे तो उसमें आपको डिफरेंट टाइप का चैलेंज आएगा। So you need to have the answer to why should they keep you if they already have 1, 2, 5, 7, 10 companies associated with them. अगर आपके पास इस क्वेश्चन का जवाब नहीं होगा, वो आपके साथ जुड़ने को तैयार नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको निकालना है रुपी टर्म्स के अंदर, डॉलर टर्म्स के अंदर, ताकि उसको ये समझ में आ जाए कि अगर वो आपसे नहीं जुड़ता तो उसको कितना नुकसान हो जाएगा, कितने रुपए का हर महीने, हर साल उसको नुकसान हो रहा है। आपको इस चीज को कैलकुलेट करके उसको बताना है। अगर आप इस कैलकुलेशन का जवाब नहीं निकाल सकते, फिर आपको रिटेलर्स को अपने साथ जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वन मोर थिंग, अभी क्या हो रहा है कि दे आर गिविंग स्पेस फॉर आवर प्रोडक्ट्स इन द शोरूम, हम्म। बट सेल तो नहीं बढ़ रहे। बेसिंग अपॉन माय वर्ड्स एंड माय एक्सपीरियंस, दे आर एक्सेप्टिंग माय प्रोडक्ट, दे आर कीपिंग इन द स्टोर्स, तो बट इसका उसका सिंपलेस्ट तरीका है, इसका सिंपलेस्ट तरीका है, वन, कि क्या उसके पास एनफ फुटफॉल है। टू, कि अगर फुटफॉल आता है तो कहीं वो सिर्फ प्रोडक्ट शोकेस के लिए तो नहीं खड़ा हुआ, सिर्फ वो दिखा रहा है कि हाँ जी ये भी है, ये भी है, ये भी है, उसको बेचना ही ना आ रहा हो। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि उसको बेचना ही ना आ रहा हो। ओके। इन दो ओके। चीजों के ऊपर आपको फोकस करना है कि अगर उसके पास फुटफॉल ही नहीं है एनफ, तो आप उसको फुटफॉल जनरेट करने में कैसे हेल्प कर सकते हो, आप उसके लिए 2K1W कैसे रन कर सकते हो। और फुटफॉल है और उसको बेचना नहीं आ रहा, दैट इज अनदर प्रॉब्लम दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड हेल्प देम सॉल्व। और साथ ही साथ में सेलिंग के साथ साथ में आपको अपसेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग के ऊपर भी बहुत मेजर फोकस करना चाहिए। इसके लिए अगर आप मेरे से पूछोगे कि उन्होंने क्या करा था, तो उन्होंने मेरे साथ बैठ के सारी स्ट्रैटेजी डिजाइन करी थी 5 मंथ्स वर्कशॉप के अंदर कि मैं उनको क्या सिखाऊं और कैसे सिखाऊं। तो जैसे उन्होंने मेरे को बोला था कि कोई ट्रक का स्पेसिफिक पार्ट होता है जो इंजन के साथ में लगता है, इंजन के पास में कहीं लगता है, मेरे को याद नहीं है क्या था, क्या साथ क्या नहीं था। कहते हैं कि वो 20 रुपए का पार्ट हो सकता है वो। अब वो 20 रुपए का भी आता है, उससे बेटर क्वालिटी का 30-35 रुपए का आता है, उससे और बेटर क्वालिटी का जो है 45-48 रुपए का आता है। अब पॉइंट यहाँ पर ये था कि जो 20 रुपए खर्च कर सकता है, क्या वो 35 रुपए या 45 रुपए भी खर्च कर सकता है? हाँ, कर सकता है। कर सकते हैं। क्योंकि 40-45 रुपए उसके ट्रक के लिए बेटर अगर वो लाइफ दे रहे हैं तो उसके अंदर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मगर जब वो रिटेल शॉप्स के ऊपर गया, उसने बोला कि XYZ पार्ट दे दो, तो सबसे सस्ता वाला पार्ट ले लिया 20 रुपए का। वहां पर बताया नहीं कि आप ये आयरन की जगह स्टील वाला ले लो या स्टील की जगह पे इसमें कॉपर वाला ले लो, जो भी उसका टेक्निकल चीज होएगा उसने बताया ही नहीं वहां पर। और जब हमने इस चीज को स्टडी करा, तो हमारे को ये समझ में आया कि सारे रिटेलर्स को हमारे को ना दिखाना पड़ेगा कि ये बेचना कैसे है, वन। और दूसरा, जैसे लाइफ का फर्क पड़ता है कि आपने एक ये आयरन का पार्ट बेचा या स्टील का पार्ट बेचा, उसके बाद कॉपर का पार्ट बेचा, तो कॉपर वाला महंगा 45 रुपए का, 48 रुपए का क्यों है,
और स्टील वाला जो है वो 35-36 रुपए का क्यों है और वो वाला 20 रुपए का क्यों है? तो उन्होंने बोला कि इस पार्ट की जो लाइफ है वो इतनी है, इतने किलोमीटर है या इतने, जो भी उसका टेक्निकल होगा। स्टील वाले की इससे थोड़ी ज़्यादा है और कॉपर वाले की सबसे ज़्यादा है। अब ना सिर्फ हमने उसको ये बताया कि आपको क्या बोलना है, साथ में हमने उसको ये भी बताया कि अगर आप ये लेते हो और मान लो कि आपने ले लिया कॉपर वाला, तो कॉपर वाला जो है वो लेट्स से आपका 8-10 महीने कहीं नहीं जाएगा, साल कहीं नहीं जाएगा। मगर क्योंकि आप ट्रक बिज़नेस के अंदर हो, ट्रक लेकर के आप कभी भी किसी भी दुनिया के या इंडिया के किसी भी पार्ट में हो सकते हो। तो अब आपको ये ज़रूरी नहीं है कि ये पार्ट आपको वहाँ पर मिल जाए अगर इसमें कोई खराबी आ जाती है। तो आपको क्या करना चाहिए, एक स्पेयर पार्ट अपने पास लेके रख लेना चाहिए। जो मैकेनिक है वो तो कहीं भी मिल जाएगा जो रिप्लेस कर देगा इस पार्ट को, मगर पार्ट नहीं होगा तो आपके इंजन की हेल्थ के ऊपर जो है ना मेजर फ़र्क पड़ेगा। अब आप यहाँ पे देखो हमने क्या करा, हमने वो एक पार्ट लेने आया था ₹20 का, हमने उसको एजुकेट कर दिया कि तू ₹20 वाला मत ले, 35 या 45 वाला ले ले। और साथ ही साथ में हमने उसको ये एजुकेट कर दिया कि तू अगर 35 या 45 वाला भी ले रहा है, तो तू 1 मत ले, 2 ले ले तू। तो अब आपने क्या देखा कि 45 वाले के अगर पार्ट उसने 2 ले लिए, तो आपकी सेल हो गई ₹90 की। डबल। तो अभी आपकी जो डिफ़ॉल्ट सेल थी वो ₹20 की थी, अभी आपने सेल कर दी ₹90 की। अब आप में से ना कुछ लोग कहेंगे, "मनुज क्या बात कर रहे हो? ऐसे थोड़ी ना होता है, सब थोड़ी मान जाएँगे इस बात को।" हाँ, मैं बिल्कुल मानता हूँ, सब नहीं मानेंगे इस बात को। मगर आपने 100 लोगों को एक्सप्लेन करा, तो 100 लोगों को एक्सप्लेन करा, अगर मान लो कि 30-35 ने भी अपशिफ्ट कर लिया, अपसेल कर लिया, तो आपकी तो रेवेन्यू बढ़ ही गया ना। अब ट्रू। आप में सोच सकते हैं कुछ लोग यहाँ पे फिर से मेरे से भिड़ जाएँगे, "नहीं, नहीं मनुज क्या बात कर रहे हो? इतना टाइम थोड़ी ना होता है रिटेलर के पास कि इतनी कहानी करेगा।" हाँ, अगर वो रिटेलर के पास इतनी भीड़ लगी हुई है, उसके पास इतना टाइम नहीं होता, फिर उसको ये सिखाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि उसके पास ऑलरेडी इतनी सेल है, जो आपको वो ला करके दे रहा है, तो आपको उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। हालाँकि अपसेलिंग वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी इसको भी और आपको भी। मगर अगर ऑलरेडी उसके पास इतनी भीड़ है, उसको समझ नहीं आ रहा, सँभाल नहीं पा रहा वो, तो उसको मत एजुकेट करो, उनको एजुकेट करो जिनके पास थोड़ा-सा इसको समझ के समझाने का और करने का टाइम है, ताकि सेल आपकी वहाँ से बढ़ जाए। ओके, सो मैंने आपको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दिया है। इसके अंदर बहुत डीप और बहुत डिटेल्ड साइंस है जो हम लोग डिस्कस करते हैं। 2K 1W कैसे करना है, गूगल एड्स कैसे यूज़ करने हैं, वीडियो मार्केटिंग कैसे यूज़ करनी है, व्हाट्सएप मार्केटिंग कैसे यूज़ करनी है। जिस स्ट्रैटेजी को देख करके, जिस स्ट्रैटेजी को समझ करके पास्ट बैच पार्टिसिपेंट्स बताते हैं कि उन्होंने 100 दिन के अंदर 15 नए डिस्ट्रीब्यूटर्स और 118 नए रिटेलर्स अपने साथ जोड़ लिए थे। एंड दिस इज ह्यूज। अगर आपको मालूम हो कि अगर नया बिजनेस स्टार्ट करना है, 15 डिस्ट्रीब्यूटर नए जोड़ना और 100 से ज्यादा नए रिटेलर्स ऐड करना, दिस इज ह्यूज ऑलमोस्ट अचीवमेंट इन, पर डे वन न्यू रिटेलर। यस, यस, इन स्पैन ऑफ 90 टू 100 डेज। ये बहुत बड़ा अकॉम्प्लिशमेंट होता है ये। जो लोग इस बिजनेस के अंदर होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल के अंदर, उनको समझ में आएगा। तो बहुत अमेजिंग वर्क करती है ये साइंस। एनीवेज, coming to today's topic. So, as I mentioned, all my topics are inspired by real life scenarios. तो मैंने फिर से जो है पिछले हफ्ते, पिछले महीने कुछ लोगों से बात करी एंड आई फाउंड कि ये गलती जो है ना बार बार हो रही है। क्या गलती है? सो आई आइडेंटिफाइड द फर्स्ट प्रॉब्लम विच आई सॉ कि यार सेल्स के अंदर जो है आपकी हो रही है या हो रही हो सकती है, आप लोग भी बताना, कि लीड्स आ रही हैं, पैसा लग रहा है, मगर लीड से बात ही नहीं हो रही। आप लोगों के पास लीड्स आई और लीड्स को आपने रिवर्ट नहीं करा। बार-बार मैं ये बोलता हूं कि लीड आपके पास आती है तो आपको 5 मिनट्स और लेस के अंदर उसको रिवर्ट करना है। जब मैंने इन लोगों से बात करके देखा, तो डेढ़-डेढ़ दिन, 2-2 दिन, 3-3 दिन लीड को रिवर्ट ही नहीं हो रहा। लीड आके बैठी हुई है आपके इनबॉक्स के अंदर और 2 दिन किसी ने जवाब ही नहीं दिया। अब आप लोग मेरे को बताओ, क्या आप में से कोई है जो इस पार्ट से रिलेट कर पा रहे हैं, इस प्रॉब्लम से रिलेट कर पा रहे हैं कि हाँ मनुज, लीड्स तो मेरे को आती हैं, मगर हमारे पास टाइम नहीं होता या हमारी सेल्स टीम रिवर्ट नहीं करती है, कुछ भी XYZ, और कोई रीजन आप बता सकते हो? हैज एनीवन ऑफ यू एवर फेस्ड दिस और एक्सपीरियंस दिस? बताओ जी। आपने गूगल पे, फेसबुक पे, होर्डिंग्स पे, न्यूज़पेपर पे, XYZ के ऊपर आपने पैसा खर्च करा। इवन एग्जीबिशन की बात हो रही थी, एग्जीबिशन के ऊपर भी आपने खर्च करा। अब एग्जीबिशन से आप कार्ड इकट्ठे करके ले आए। अब कार्ड इकट्ठे करके ले तो आए, बस वो पड़े हुए हैं आपके
या तो डेस्क में पड़े हुए हैं या फिर आपने थोड़ी सी समझदारी करी, उसको टाइप करवा के एक्सेल शीट में डलवा लिया या गूगल शीट में डलवा लिया, बस अब वो वहां पे पड़ा हुआ है, कुछ कर नहीं रहे। आप में से किसी ने ये चीज देखी हाँ। है, फेस करी है, एक्सपीरियंस करी है? मेरे से हुआ है सर। आई टुक प्लम्बर्स लिस्ट। पहले 10-15 मेरे स्टाफ ने ट्राई किया था, कुछ हम्म। रेस्पॉन्स अच्छा नहीं आया। तो हम्म। ऑलमोस्ट ऑल देवर अराउंड मोर देन 1000 प्लस लिस्ट ऑफ प्लम्बर्स, बट दे हम्म। कुडंट टैप एनीवन, उसको वैसे ही छोड़ दिया था। सेम हाँ, हैपेंड विद कंस्ट्रक्शन साइट्स आल्सो। सिंस बिल्कुल बाहर ठीक है। से प्राइवेट प्रोजेक्ट्स होता है ना, रेरा से मैंने उठाया था, देवर अराउंड 300 प्लस प्रोजेक्ट्स। हार्डली हम्म। दे कुड गेन ओनली 10 to 15 लिस्ट। उसके बाद वो लोग बाहर बाजू पे छोड़ दे रहे हैं। हाँ, तो ये दूसरा प्रॉब्लम है कि सेल्स टीम जो है ना वो ट्रेंड नहीं है कि इसको कैसे टैकल करना है। और इससे पहले जो है ना, सेल्स टीम से पहले हमारे को क्या करना है, मैं उसके ऊपर भी आऊंगा मैं। मगर एक प्रॉब्लम है कि आपने टाइम, एफर्ट या पैसा लगा करके लीड्स या तो इकट्ठी करी, हो सकता है आपने गूगल एड्स करे हो सकता है आपने फेसबुक एड्स करे हो सकता है आपने किसी बच्चे को बोला हो या कहीं पे बोला हो कि यार ये कर, एक काम कर, गूगल पे सर्च कर, यहाँ से इन कंपनीज के नंबर निकाल के दे। उसने 2 3 4 10 दिन लगा करके, हफ्ता 10 दिन, महीना लगा करके सारा इकट्ठा कराओ, तो जो टाइम वो स्पेंड कर रहा है उसकी सैलरी भी तो आपका स्पेंडिंग ही तो हुआ। तब आपने पैसा लगाया, आपने होर्डिंग्स लगाया, आपने न्यूज़पेपर एड्स दी, हालांकि उससे कोई लीड्स वीड्स आती नहीं है, बट लेट अस से यू गॉट लकी एंड यू गॉट अ फ्यू लीड्स। करा के आपने उन लीड्स को आपने सबने मिल के बर्बाद कर दिया। और पैसा लगी हुई लीड्स के ऊपर आपने ये काम करना, दिस इज रियली रियली डिफिकल्ट, रियली रियली सैड। सो एक जने ने बोला कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है। इज देयर एनीबॉडी एल्स आल्सो हु हैज सिमिलर काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस, हु इज एबल टू रिलेट विद दिस? है कोई या कोई नहीं है ये हमारे सर ऐसा पास? होता है। जैसे ओके। एग्जीबिशन में बहुत सारे कार्ड्स तो ले लिए हम लोग ने, हम्म। लेकिन वो कभी कभी हम लोग कांटेक्ट नहीं करते हैं, या कांटेक्ट करते भी हैं तो वो लोग सामने से अच्छे से रिप्लाई नहीं देते। अच्छा, एक मेरे को बात बताओ, अच्छे से रिप्लाई देने के लिए उनका बाउंडेशन क्यों है? नहीं है सर, मतलब बाउंडेशन तो नहीं है। तो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अच्छा रिप्लाई देंगे या नहीं देंगे, या रिप्लाई देंगे भी कि नहीं देंगे, ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? मूड के ऊपर सर। नहीं जी, ऐसा नहीं होता। के ऊपर जो हम पिच कर रहे हैं उसके हाँ ऊपर जी, कितने इसका जल्दी। मतलब आपकी मार्केटिंग कम्युनिकेशन जो है वो बिल्कुल पिटी हुई है। यस सर। आप में से कितने लोगों ने ये ईमेल देखी है या लिखी है? At the outset, I would like to take this opportunity to introduce you to my company. We are a company which is this many years old. We specialize in XYZ, and we have this machine, that machine, we have that client, this client, and we have this certification, that certification. And if this is of interest, please reply back on this email. आप में से कितने लोगों ने ये ईमेल पढ़ी है या भेजी है लिख करके? सच सच बताना। भेजी भी है, देखी भी है सर। सर रोज देखते हैं सर। अगर आपकी ईमेल इससे सिमिलर है तो लेट मी रीअश्योर यू, इन टाइप की ईमेल्स पे जवाब नहीं आता। अब कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं सर, वी डोंट राइट दीज काइंड्स ऑफ ईमेल्स, वी आल्सो राइट, कि हम ना साथ में मूड बोर्ड या सैंपल या अपनी पीपीटी भी साथ में अटैच करके भेजते हैं। वी आर बेटर देन द काइंड ऑफ पीपल हु राइट राइट दीज काइंड ऑफ ईमेल्स। तो आप साथ में पीपीटी लगा देते होगे, या साथ में आप कोई वेबसाइट का लिंक दे देते होगे, या साथ में कोई मूड बोर्ड का पीडीएफ लगा देते होगे। है उसमें से कोई, आप में से कोई लोग? कोई नहीं है। Yes, sir. ओके, क्या करते हो आप कोमल? I design and manufacture bags. ओके, So तो many a ईमेल times में क्या if लिखते हो आप? so mostly if I pitch in via LinkedIn or email, like message or email, I would write about the company and I would definitely add the mood board which you just said, uh, saying spring summer 2026 for right now, and I would give options that people could use. So like a basic homework that I would do for them. तो ऐसा करने से कितना जवाब आ जाता है और कितने ऑर्डर्स आ जाते हैं? Mm, So fairly, we do get replies, but the percentage of replies have gone down. Initially, it used to be at least 3 to 4 out of 10 people who used to
order depending on their company size. And they all are not just old clients, there are even some new pitches on LinkedIn. But of late, I'm seeing it is reduced to at times one, at times none. Or if somebody is really desperate, they would just repeat the orders. So it's just kind of wake up, kind of, I'm there. That time also ओके it happens. Yeah. ओके सो इसका मतलब कि हो सकता है किसी टाइम के ऊपर ये स्ट्रेटेजी काम करती थी, बट इट इज नो लॉन्गर एज इफेक्टिव एज इट वाज अर्लियर यूज्ड टू बी। सो आपको स्ट्रेटेजी को टाइम के हिसाब से ऑल्टर करना पड़ेगा। ओके अब इसके अंदर जो है, आप किसी भी तरीके से कम्युनिकेट करो, चाहे लिंक्डइन से करो, चाहे ईमेल से करो, चाहे व्हाट्सएप से करो, चाहे किसी और तरीके से करो, आपको उसमें क्या बात करनी है, आपको उसके अंदर ध्यान किस चीज का रखना है टू गेट मैक्सिमम रिप्लाईज। अभी हम हालांकि बात करते हैं कि हम लीड्स को रिप्लाई नहीं कर रहे, मगर आपने बोला कि हम जो लीड्स को कनेक्ट कर रहे हैं तो वहां से हमारे को जवाब नहीं आ रहा। तो मैं दोनों तरीके से आपको मैं इसको टैकल करने का बताता हूँ कि कैसे करना है। आपने बोला कि आपने 15, 20, 50 लोगों से बात करी, कोई जवाब नहीं आया, तो आपने बाकी जो 900 लोग थे, 950 लोग थे, उनसे भी बात नहीं करी। इसको कैसे समझना है, इसके बारे में भी मैं बात करूंगा। और आपने जिन लोगों से बात करी, उनका कोई जवाब नहीं आया, उसको कैसे टैकल करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या समझना है सबसे पहले कि आपका कन्वर्जन रेट करेंटली है क्या। अगर आपके पास 100 लीड्स आती हैं तो उसमें से कितनी कन्वर्ट होती हैं? डज एनीबडी हैव दिस नंबर कैलकुलेटेड विद हिम और हर? चलो सर, बताइए कितना है कन्वर्जन रेट आपका। ये डिपेंड करता है लीड कहाँ से आ रही है। अलग अलग हम लोग पैरामीटर मैच करते हैं। अगर हम मेटा ऐड की बात करते हैं तो जो अभी हमने कैंपेन चलाया आपका 2K1W, उसके बाद हमें जो वैलिड लीड का परसेंटेज आ रहा है 40 to 50% आ रहा है, और उसके बाद जो कन्वर्जन है वो 10-12% के आसपास है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आपके पास 100 लीड्स आई, उसमें से 40 काम की थी और 40 में से 10% जो है उनका कन्वर्जन हो गया, तो आपका नेट कन्वर्जन रेट 4% हो गया, बिकॉज 100 में से 4 कन्वर्ट हुई। यस। ठीक है ना। तो अब आपको यहां पर क्या समझना है कि अगर 4% कन्वर्जन रेट है तो हर 25 लीड्स में आपको एक ऑर्डर आएगा। हम्म। ये बात समझ में आती है? यस। इसका ये मतलब है कि 25 लीड से अगर आप बात करोगे तो चांसेस है कि आपके पास एक ऑर्डर आ जाएगा। अब वो पहली लीड से ऑर्डर आएगा या 25वीं से आएगा, ये पता लगाने का कोई तरीका नहीं है, एक्सेप्ट कि आपको सबसे बात तो करनी ही पड़ेगी। हम लोग क्या करते हैं, हमने 5 से बात करी, 7 से बात करी, 10 से बात करी और हमारे को लगा सब कुछ बिल्कुल बेकार है, बकवास है, बंद करो इसको, बेकार है, टाइम वेस्ट हो रहा है। हमने 25 लोगों तक पहुंचा ही नहीं हमारा नंबर, कैसे ऑर्डर आ जाएगा? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? सो दिस इज ए ह्यूज मिस्टेक। इसका मिस्टेक का जो है, इसको टैकल कैसे करना है, तो जो मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बोलता, ये मैं अभी ही कवर कर लेता हूं बिकॉज यू हैव रेज्ड दिस पॉइंट, कि आपको जो है लीड्स को पहले क्वालिफाई करना है। बिफोर यू गिव इट टू सेल्स पीपल, बिफोर यू गिव इट टू एक्सपर्ट्स, you need to have somebody in between who talks to those leads and qualifies those leads. तो जैसे अभी राजेंद्र ने बोला कि 100 में से 40 क्वालिफाइड होती हैं, 40 में से 4 कन्वर्ट होती हैं। सेल्स टीम के पर्सन को या आपके सेल्स एक्सपर्ट या प्रोडक्ट एक्सपर्ट को अगर आप 100 की 100 लीड्स दे दोगे, अब उनका जो है 5-10 लीड से बात हुई और कन्वर्जन नहीं आया, ही और शी विल स्टार्ट फीलिंग एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटेड। उसको लगेगा मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, ये क्या मेरे को लगा दिया लाला जी ने काम के ऊपर, बेकार का काम है, मेरे बस की नहीं है। तो वो लाला जी को जाके बोलते हैं ये लीड्स बिल्कुल बेकार है, किसी काम की नहीं। होना क्या चाहिए कि पहले एक जूनियर पर्सन होना चाहिए जिसको आपने 1, 2, 3, 4, 5 जो भी आपके क्वालिफाइंग क्वेश्चंस हैं वो आपको उसको बताने हैं, और उसके बाद ये भी बताना है कि इन क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर ए का ये रिस्पॉन्स होगा तो लीड क्वालिफाइड मानी जाएगी, बी का ये रिस्पॉन्स होगा, सी का ये रिस्पॉन्स होगा, डी का ये रिस्पॉन्स होगा, तब ये लीड क्वालिफाइड मानी जाएगी। अगर ए बी सी डी का ये सबका यही रिस्पॉन्स आता है तो ये क्वालिफाइड लीड मानी जाएगी। उसके बाद आपने क्वालिफाइड लीड्स ही आपने प्रोडक्ट एक्सपर्ट को या सेल्स एक्सपर्ट को देनी है। अब इससे क्या होगा कि इस पर्सन ने टाइम लगा करके 100 लोगों से बात करके वो 40 लोग अलग कर दिए जो काम के हैं, बाकी जो है 60 लोग उसने छटा दिए, छांट दिए। अब जब ये प्रोडक्ट एक्सपर्ट को या सेल्स एक्सपर्ट को जब आपके पास ये 40 छटी हुई क्वालिफाइड लीड्स मिलेंगी, तो अब जो है वो इसके ऊपर रॉकेट लगा देगा, क्योंकि उसको बेचना तो आता है माल। प्रॉब्लम क्या होती है कि ही और शी स्टार्ट्स फीलिंग एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटेड
कि जब आपके पास से कॉल जाता है और लोग जवाब नहीं देते। अब जब आपके पास से कॉल जाता है, जवाब नहीं देते, इसका सबसे बड़ा रीज़न मालूम है क्या है? कि आपका जवाब टाइमली नहीं जा रहा। टाइमली का क्या मतलब है? कि मैंने आपको पास्ट सेशंस में भी कई बारी बताया है कि आपके पास लीड आने के विदिन 5 मिनट्स आपका जो है रिस्पॉन्स चला जाना चाहिए। जब मैंने आपको बताया कि कुछ लोगों से मेरी बात हुई, उनके नंबर्स मैंने देखे, तो उनका निकल कर के आया, एक का 37 आवर्स निकल कर के आया था, एक का 40 समथिंग आवर्स निकल कर के आया था। अब आप यहां पर देखो कि अगर आपने 1.5 दिन, 2 दिन, ढाई दिन जवाब ही नहीं दिया, लीड कोल्ड हो जाती है। या वो आपके कॉम्पिटिटर से बात कर चुका होता है, या वो भूल चुका होता है, या उसकी प्रायोरिटी चेंज हो चुकी होती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कब आता है? एक प्रॉब्लम आता है जब आपकी लीड्स ऑफिस टाइम्स के अलावा आउट ऑफ ऑफिस टाइम के अंदर आ रही हो। अब मान लीजिए रात को किसी ने आपको 9 बजे लीड दे दी। अब आपका ऑफिस जो है नेक्स्ट डे जो है खुलेगा। अब सेल्स पर्सन जो बैठा होगा कॉलिंग करने के लिए, उसके माइंड में पता है क्या थॉट प्रोसेस आएगा? बोला कि ये लीड आई हुई है कल रात की, अब बज रहे हैं 10, तो ऑलरेडी 14 घंटे तो हो ही गए हैं इस लीड को। वो कहता है कि जो अभी थोड़ी देर पहले 7 बजे लीड आई है, पहले मैं उससे बात कर लेता हूँ क्योंकि उसको अभी सिर्फ 3 घंटे हुए हैं। वो उससे बात करेगा और जो उल्टे ऑर्डर के अंदर वो कॉलिंग करना स्टार्ट करेगा, जो सबसे रीसेंट लीड आई है उससे सबसे पहले बात करेगा। इससे क्या होगा कि जो आपकी रात की 8 बजे वाली लीड आई है, वो 1 दिन के अंदर उसका नंबर ही नहीं आएगा, डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास लीड वॉल्यूम कितना आ रहा है। ये बात आपने समझी? आपको मैं क्लियर कर पाया? तो उससे क्या होता है कि आपको जो लीड आई है रात को, वो डिले होती जा रही है, उससे बात ही नहीं हो रही। अच्छा, रात को किसी ने 8 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे लीड दी है, तो क्या लगता है क्या ये लीड काम की होगी या विल्ली फालतू की लीड होगी ये? काम की होगी सर। काम की होगी सर। अब आप ये देखो कि टाइल खरीदने के लिए अगर किसी ने रात को 1:30 बजे लीड दी है, या किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड किसी पार्ट के लिए किसी ने रात को 1:30 बजे लीड दी है, तो मैं उसको किसी भी एंगल से नहीं बोल सकता ये फालतू की बेकार की लीड होगी। अब कुछ लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं इसके अंदर कि सर बी टू बी का है, ऑफिस से बैठ के लीड देगा तो काम की होगी ना, ऑफिस के बाहर क्या पता टाइम पास कर रहा हो वेला। अब मैं उसको काउंटर आर्ग्यूमेंट देता हूँ यार कि अगर ऑफिस के बाहर रात को 1:30 बजे वो बैठ के लीड दे रहा है, अगर आपको आपका बात देख करके, आपका मैसेज देख करके, तो सोचो उसके लिए कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होगी, तभी वो रात को 1:30 बजे कंपनी के लिए काम कर रहा होगा ये। ट्रू। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बात है। और ये लीड जो है बेचारी सबसे ज्यादा पिट जाती है, सबसे ज्यादा मार खा जाती है, बिकॉज इनको हैंडल करने वाला कोई नहीं होता। ये बात आप रियलाइज करते हैं कि नहीं करते? होता है सर। और तो मनोज इसका सर, एक मतलब चीज और जो हमने देखी है अभी मेटा एड जी। में, जनरली वो रात को ही आती हैं। मैंने आपको अभी जैसे कुछ दिन पहले नंबर स्टैटिस्टिक्स मैंने शेयर करे थे, तो इस पर्सन की जिनका मैं देख रहा था, ये कोई और पर्सन है, इनकी 721 लीड्स आई थी पिछले 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर, जिसमें से 396 लीड्स जो है वो रात को ऑफिस टाइम के बाहर आई थी, हाँ तभी आती है। विच इज अबाउट 55% ऑफ द लीड्स। और 55% ऑफ द लीड्स अगर आपके ऑफिस टाइम के बाहर आ रही हैं, तो इसका मतलब दे आर नॉट बीन हैंडल्ड करेक्टली। तो इसका मतलब आपने 50, 55, 60% लीड तो वैसे ही बर्बाद कर ली अपनी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आपका लीड क्वालिफायर होना चाहिए और विद इन 5 मिनट्स आपको बात कर लेनी चाहिए। इसके पीछे लॉजिक क्या है? तो रिसर्च ये कहती है, इफ यू रिस्पॉन्ड बैक टू योर लीड्स विद इन फर्स्ट 5 मिनट्स ऑफ गेटिंग योर लीड, you have 900% better chance to convert it. 900% better chance to convert it. और हम लोग लीड का जवाब 5 मिनट में छोड़ो, 2 घंटे में, 6 घंटे में, 12 घंटे में, 24 घंटे में, 48 घंटे में जाकर के दे रहे हैं। अब यहां पर आपको दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, सो मनोज, इसका क्या मतलब है कि वी शुड हैव मल्टीपल पीपल राउंड द क्लॉक? हाँ, अगर आपका धंधा है, अगर आपका बिजनेस है, तो आपको करना ही पड़ेगा। रात को अगर आपकी 55% लीड्स आ रही हैं, तो आपको करनी ही पड़ेंगी। और लॉजिक देख करके तो मेरे को लगता है कि 55% लीड्स होंगी वो ज्यादा बेटर होंगी, ज्यादा काम की होंगी। बट अनलेस यू प्रूव मी अदरवाइज कि मैंने बात करी है दिन की लीड ज्यादा बेटर काम करती हैं, रात की लीड्स बकवास है, बेकार है, बिल्कुल किसी काम की नहीं है, देन आई वुड एग्री विद योर स्पेसिफिक केस। बट लॉजिक के हिसाब से तो ये लगता है कि रात को अगर 3 बजे कोई बंदा लीड दे रहा है, तो इसका मतलब कोई ना कोई बात तो है, और हम उन लीड से बात ही नहीं कर रहे। अब करना क्या चाहिए? अगर आप मेरे से यही चीज 1.5-2 साल पहले पूछते,
तो मैं बोलता कि आपके पास जो है ना 2 या 3 एम्प्लॉइज होने चाहिए इस चीज को टैकल करने के लिए, जो कि 8-8 घंटे की या 10-10 घंटे की या 12-12 घंटे की शिफ्ट के अंदर काम करेंगे, ताकि आपकी कोई भी लीड आए वेस्ट ना जाए। अब अगर आप मेरे से पूछते हो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एआई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एआई जो है उसके अंदर इंस्टेंटेनियस रिस्पॉन्स जाता है, यहां से लीड आई, यहां से जवाब चला गया, इमीडिएटली कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई, और एआई ने जो है उससे बात करके उसको क्वालिफाई कर दिया लीड को। एंड दिस एआई इज सो अमेजिंग, दिस एआई इम्प्लीमेंटेशन आर सो अमेजिंग कि जिससे आप बात कर रहे हो वो यही नहीं बता सकता कि एक्चुअली ह्यूमन बीइंग से बात हो रही है या वो मशीन से बात कर रहे हो। एंड दीज आर नॉट लाइक एआई बॉट्स जो 1.5-2 साल पहले होते थे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एआई बॉट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट recent developments in AI which is called AI agents। अब ये AI जो है आपको क्वालिफाई करके दे देती है, और लेट अस से आपको जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि एक पर्सन है जिनका स्कूल फर्नीचर का बिजनेस है। कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने फेसबुक एड्स, गूगल एड स्टार्ट करी, विद इन अबाउट 2 to 3 days उनके पास बड़ी सारी लीड्स आ गई। बड़ी सारी मतलब 30-35 लीड्स आ गई उसके। अब कहते हैं कि 30-35 से मैं क्योंकि खुद बात करता हूं हर लीड से, मैं बात ही नहीं कर पाया, मैं मुश्किल से 4-5 लोगों से बात कर पाया, बाकी लीड्स जो है कोल्ड हो गई। आप में से क्या किसी ने ये चीज एक्सपीरियंस करी है कि आपने लीड जनरेट करी, आप सबसे बात ही नहीं कर पाए, 2%, 10%, 15%, 20% लीड से आपने बात करी, 80% वेस्ट हो गई लीड्स। क्या आप में से कभी ये चीज एक्सपीरियंस करी है किसी ने? हाँ ना, नेवर। यस यस, होता है सर। ओके, बाकी किसी के साथ कुछ नहीं होता क्या? बाकी किसी ने कभी फेस नहीं करा क्या? I am touching on the wrong topic, which is not the problem for most of the businesses. काफी फ्रीक्वेंट ही होता था, वेरी कॉमन थिंग। Okay, okay. So, इन्होंने एआई एजेंट लगा दिया, ये देखने के बाद कि सारी लीड्स वो हैंडल नहीं कर पा रहे। अगले कुछ दिनों के अंदर इनके पास 241 लीड्स आई। 241 लीड से सभी से एआई एजेंट ने बात करके 41 या 43 लीड जो है क्वालिफाई करके उनकी मीटिंग्स कॉल्स बुक कर दी। हाउ कूल इज दैट? कि आपको जो है 250 लोगों से बात नहीं करनी, तो आपको सिर्फ इन 40-45 लोगों से बात करनी है जो क्वालिफाइड हैं, जिन्होंने बोला कि मेरे को एक्स रिक्वायरमेंट है, मेरा ये बजट है, मेरे को इस सिटी में चाहिए, मेरे को कब चाहिए, क्या चाहिए, सारा का सारा उसने बता दिया, एंड लीड टर्न्ड आउट टू बी हाईली 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 क्वालिफाइड। अब इससे बढ़िया क्या हो सकता है? और लीड अब दिन में आए या रात में आए, प्रॉब्लम सॉल्व। एक टाइप का प्रॉब्लम और आता है कि अगर आप पैन इंडिया या एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं, तो पैन इंडिया के अंदर साउथ से जो लीड्स आती हैं उसके अंदर लैंग्वेज का इशू होता है। अगर आप एक्सपोर्ट के लिए बात करते हैं खासकर यूरोप के अंदर, और मैं अभी आने वाले टाइम में एक सेशन करूंगा यूरोप के एफटीए से आपके बिजनेस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, आप उसको कैसे बेनिफिट उठा सकते हो उससे। वुड दैट टॉपिक बी यूजफुल फॉर यू गाइस? वेरी मच सर। यस ओके, सिर्फ एक आध पर्सन है तो ज्यादा इंटरेस्ट तो नहीं लग रहा। यस सर। यस सर। ओके, यस सर। दो 2-4 लोग ही हैं, ज्यादा नहीं है। आपका वो कम्युनिटी में मैसेज भी था EUFTA को लेके। हाँ, तो And- मैंने एक मैसेज डाला था कि इन इन बिजनेसेस के अंदर जो है ना आने वाले टाइम के अंदर मेजर मेजर ग्रोथ आ सकती है और आएगी। पॉइंट इज कि इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ आ रही है, वो ग्रोथ आपके बिजनेस में, आपके बैंक के अंदर आ रही है कि नहीं आ रही है, दैट इज द क्वेश्चन। 18 साल से वेट कर रहे थे उसकी। हाँ, सो 20 साल लगे इस चीज को नेगोशिएट होने के अंदर, अब टाइम आया है जिसको छाप सकते हो। अगर आपने अब नहीं छापा तो फिर कब छापोगे? और जबकि यूएस इज गोइंग कंप्लीटली हेवायर, तो अब आपके पास ऑल्टरनेटिव है और बहुत सारी अमेजिंग चीजें होने वाली हैं। और साइंस जो है मैंने बार बार बताई है, वेडनेसडे बिजनेस ब्रेकफास्ट, सैटरडे बिजनेस ब्रेकफास्ट के अंदर भी बताई है, और जिन्होंने मेरी वर्कशॉप्स करी है उनको तो साइंस मालूम ही है। अब नहीं छापा तो कब छापोगे? ओके, सो इफ गाइज आर इंटरेस्टेड, यू गाइज आर इंटरेस्टेड, आई कैन क्रिएट ए सेशन अराउंड कि अब आपको ईयू एफटीए से आपको कैसे मैक्सिमम ग्रोथ बेनिफिट उठाना है, उठा सकते हैं। ओके, सो कमिंग टू दैट, कि जो मैंने आपको बताया था कि लोग बात ही नहीं कर रहे हैं, वन, और दूसरा लीड क्वालिफिकेशन सिस्टम जो है कंप्लीटली पिटा हुआ है, बर्बाद है। ये दो प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई हैं।
ये दो प्रॉब्लम सॉल्व करने से ही आपका कन्वर्जन रेट बढ़ जाएगा। कितने लोगों को बात ये समझ में आ गई कि लीड्स आई, आपने बात करनी शुरू कर दी विद इन फ्यू मिनट्स या इंस्टेंटेनियसली बात करनी शुरू कर दी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंडली कि आपने लीड्स आई, उसको क्वालिफाई करा और क्वालिफाई करके आपने अपने सेल्स एक्सपर्ट को या प्रोडक्ट एक्सपर्ट को दे दिया। इन दो स्टेप्स को करने भर से ही आपकी सेल्स बढ़ जाएंगी, आपका रेवेन्यू बढ़ जाएगा, आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। Does that make sense with everybody? Okay. Third Yes. point, great. Third point जो आपको समझना है, वो क्या समझना है? हम लोगों ने क्या ये वर्ड सुना है? It is far more easier and profitable to do business with existing customers rather than going out and finding new ones. सुना है हम में से कभी किसी ने? सुना है सर। ओके, सिर्फ एक ही पर्सन ने सुना है। ओके, तो तीन कह रहे हैं सुना नहीं है। ओके, आईफोन 155 आपने कभी नहीं सुना कि एग्जिस्टिंग कस्टमर से बिजनेस, रिपीट बिजनेस लाना ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा रादर देन नए नए कस्टमर्स ढूंढना। ओके, दैट इज फेयर इनफ। ओके, सो आपको ये समझना है कि रिसर्च ये कहती है इट इज फार मोर easier and profitable to do business with existing customers rather than finding new ones every single time. लॉजिक क्या है इसके पीछे कि जब आप कस्टमर नया ढूंढने जाते हो तो आपको लीड जनरेट करनी है, फिर उससे बात करनी है, फिर उसके बाद उसको कन्वर्ट करना है, तो ये सारा टाइम लगता है, पैसा लगता है इस चीज के अंदर। अगर वो कस्टमर ऑलरेडी आपके पास है तो आपको कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जीरो है कंपेयर टू पिछले वाले केस के अंदर जहां पर आपका पैसा लग रहा है कस्टमर को एक्वायर करने के अंदर। अब क्योंकि कस्टमर आपका बन चुका है, अब आपको सिर्फ उसको रीसेल, अपसेल, क्रॉस सेल करते चले जाना है जिंदगी भर। सो इससे क्या होगा, आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जीरो है, तो इसलिए आपके लिए आसान भी हो जाएगा और प्रॉफिटेबल भी हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा, प्रॉफिटेबल हो जाएगा? कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जीरो हो गई तो इसके लिए आपका प्रॉफिटेबिलिटी बेटर होगी। आसान कैसे हो जाएगा कि जब आपने उनसे बात करी हुई है, उन्होंने आपसे प्रोडक्ट खरीदा हुआ है, तो इसका मतलब उनको आपकी क्वालिटी, डिलीवरी, डिलीवरेबल्स, कमिटमेंट्स, कंप्लायंस, सर्टिफिकेशंस, टेक्निकल एक्सपर्टीज XYZ उनको सारी समझ में आई है, तभी उन्होंने ऑर्डर दिया है। और इसको रिवर्स कर देते हैं कि उनके एडवांस टर्म्स, पेमेंट टर्म्स, XYZ सारा आपको समझ में आया है, तो आपने ऑर्डर लिया होगा। अब एक बार अगर ऑर्डर कंप्लीट हो गया है, रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, पेमेंट आ गई, अब आपका ट्रस्ट लेवल, क्रेडिबिलिटी लेवल भी इंप्रूव हो चुका है। अब इस केस के अंदर इसको दोबारा बार बार सामान बेचना आपके लिए ज्यादा आसान होगा और ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। मगर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग न्यू बीडी मतलब एनबीडी के पीछे पीछे भाग रहे होते हैं, CRR को हम बीच में इग्नोर कर देते हैं। और ओके, सो बिल्कुल ठीक है, मैंने ऐसा ये नहीं कहा कि आप CRR के चक्कर में एनबीडी को बिल्कुल छोड़ दो। मैं कह रहा हूं कि CRR को अच्छे से निचोड़ लिया है। अगर आपने CRR को अच्छे से निचोड़ लिया है, एनबीडी भी साथ साथ करते रहो, मगर CRR को अच्छे से निचोड़ लो। अब आप में से क्या कुछ लोगों ने ये नंबर्स कैलकुलेट करे हैं कि आपकी कंपनी कितने साल पुरानी है? ओके, डज एनीबॉडी हैज दिस नंबर कि आपकी कंपनी कितने साल पुरानी है? सॉरी, कितना बोला आपने? 16 years. 16 साल। 21 Anybody else? years. 21 years. 21 years। ओके, और 5 years. 5 साल। अब आपने मेरे को बताना है कि 16 साल में, 21 साल में, 5 साल में टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स रहे कितने हैं आपके? जो जब से 250 for 5 years. जब से ओके, रिकॉर्ड 250 for 5 years। 7200 16 years 7200। ओके, जब से रिकॉर्ड और करने लगे, पहले रिकॉर्ड नहीं करते थे बहुत सी चीजें। बिल्कुल ठीक है, अब तो कोई बात नहीं, 7200। कोई बात नहीं, हो सकता है 16 साल का रिकॉर्ड ना हो, पिछले 5 साल का, 7 साल का, 10 साल का रिकॉर्ड हो, वो ले लेंगे, उसमें कोई Right. प्रॉब्लम नहीं है। Approximately 3-4 thousand, but then not recorded since beginning. काफी बाद से record. कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड। देखो, आपके पास पहले वो रिकॉर्डिंग का हो सकता है मैकेनिज्म ना हो सकता है समझदारी ना हो सकता है कि समझ नहीं थी.
हाँ, उस टाइम के अंदर जो है वो मोबाइल नंबर वगैरह नहीं होते होंगे, लैंडलाइन वगैरह कौन रखेगा याद, कार्ड के ऊपर लिखा सर तो हुआ वो है, कौन नोट नंबर करेगा। सारे चीज लेते भी थे कुछ टाइम के बाद से, लेकिन वो उसका मेंटेन होकर रिकॉर्ड डेटा नहीं बनता था। कोई बात नहीं। तो किसी भी रीजन की वजह से, XYZ रीजन की वजह से हम ये मान के चलते हैं कि लेट्स से हमारे पास वैसे तो बिजनेस हमारा 5 साल 10 साल 20 साल पुराना है, मगर मेरे पास जो डेटा है वो सिर्फ 5 साल का ही है, 2 साल का ही है, 10 साल का ही है, मान सकते हैं इसके अंदर। ओके। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर जैसे किसी ने बोला कि 5 साल में 250 कस्टमर्स रहे हैं, या 16 साल में 7,200 कस्टमर्स रहे हैं, पिछले 1 साल में आपको कितने कस्टमर्स ने ऑर्डर दिया है? इन लास्ट 1 ईयर। लास्ट 1 ईयर सर, फाइनेंशियल ईयर लास्ट ईयर में 1400 कस्टमर्स। ओके। तो 1,400 कस्टमर्स ने आपको ऑर्डर दिया है, बिल्कुल ठीक है। इज देयर 30 to एनीबॉडी एल्स हु 40 कैन शेयर? customers. सॉरी, सर कितना बोला? अप्रोक्सीमेटली 450 क्लाइंट्स है, बट उसमें कुछ नए भी है, मतलब रिपीट क्लाइंट्स खाली नहीं। कोई बात नहीं, कोई My बात नहीं, कोई my बात question was this only, sir, कि Sir, are you 30 to talking about 40. the repeat customer or the new plus repeat customer? नहीं। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि जब से आपकी कंपनी स्टार्ट हुई है, जितने सालों का डेटा है उसमें कितने कस्टमर्स ने आपसे बिजनेस करा है, और पिछले 1 साल में कितने कस्टमर्स ने बिजनेस करा है। मैं तो अभी सिंपल ये क्वेश्चन पूछा है, अभी नया पुराने के ऊपर तो मैं जा ही नहीं रहा। हेलो, समझ में आया क्वेश्चन? यस यस। तो Yes, sir. जिन्होंने बोला था 250 कस्टमर्स 5 साल में, पिछले 1 साल में कितने कस्टमर से डील करा आपने? Sir, we have been recording it only from this year. So मैंने अभी खाली ये 250 लोग करंट मेरे सेल्स 250 लोगों के साथ है. अच्छा, ठीक है। तो फिर आपका ना जवाब एप्लीकेबल नहीं होगा इस केस में, क्योंकि आपने 5 साल बोला था, तो मैं सोचा कि 5 साल का डेटा है, अगर आपके पास डेटा ही 1 साल का है तो ये आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। बट ऐसे किसी ने बोला था कि 7,200 1,400, अगर हम इसी नंबर को लेकर के चलते हैं, तो 1,400 में से कुछ कस्टमर्स नए होंगे और कुछ कस्टमर्स पुराने होंगे। इज माई अंडरस्टैंडिंग एंड assumption करेक्ट? यस। अब अगर मैं मान के चलता हूं कि मान लो 1,400 के 1,400 ही पुराने कस्टमर्स हैं, कोई भी नया कस्टमर ऐड नहीं हुआ, तो हम इसका ना एक रेशियो निकाल लेते हैं, 1,400 डिवाइडेड बाय 7,200। तो ये रेशियो आएगा लगभग 18-20% के आसपास। कितना आ रहा है? हाँ, प्लीज अनम्यूट। 7,200 डिवाइड बाई नहीं, 1,400 डिवाइडेड बाई 1,400 डिवाइडेड बाय 7,200। हाँ, लगभग 17-18% आएगा अप्रोक्सीमेटली। 17-18% आ रहा है ना। तो टिपिकली मैंने ये स्टडी करा है, और अभी मैंने इसके अंदर से नए कस्टमर्स को निकाला नहीं है। ओके। टिपिकली मैंने जो देखा है, लगभग 15 से 27% के बीच में होता है जो रिपीट कस्टमर होता है हमारे पास में। इसका मतलब क्या है कि 15% का मतलब कि 85% आपका जो है ना चर्न है, कि पुराने कस्टमर में से 85% छोड़ करके चले गए। और अगर 27% की बात करते हैं तो इसका मतलब कितने छोड़ के चले गए? 73% लोग आपको छोड़ करके चले गए। और जबकि मैंने अभी आपसे 2 मिनट पहले ये चीज डिस्कस करी है, इट इज फार मोर इजियर एंड प्रॉफिटेबल टू डू बिजनेस विद एग्जिस्टिंग कस्टमर, जबकि आपके 73 से 85% बिजनेसेस तो आपको छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। अब अगर हम इसके रीजन के ऊपर फोकस करते हैं, क्या रीजन हो सकता है, तो टिपिकली कुछ ऐसे कस्टमर्स होंगे जो आपसे किसी भी XYZ रीजन से नाराज हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे कस्टमर्स होंगे जिसमें XYZ रीजन से आप उनसे नाराज हो जाएंगे। ये भी तो हो सकता है ना। अगर हम इन दोनों को मिला देते हैं, जिनसे हम नाराज हैं, जो हमसे नाराज हैं, वो हम मान लेते हैं 3-4-5% होगा, तो बाकी कितने बच गए? अब जो बाकी बचे, अभी मैं आपसे कैलकुलेशन आपसे डिस्कस करूंगा, जो बाकी बचे वो पता है क्यों आपसे बिजनेस नहीं कर रहे? उसका सिर्फ एक रीजन है कि आप उनके पास वापस नहीं गए, वो आपके पास वापस नहीं आए लौट के। आप में से क्या कभी किसी ने ये चीज सुनी है कि आप किसी पुराने कस्टमर के पास गए हो और उसने बोला हो कि भैया लड़का भेज दे दो सेल्स का, आप खुद आओगे तो धंधा ले जाओ, नहीं तो ये सेल्स का लड़का मत भेजा करो?
सुना आपने कभी ये चीज? इसका क्या मतलब है? अरे, इज दिस मेकिंग एनी सेंस? इज यस। दिस Yes, sir. इज दिस समथिंग दैट यू आर फाइंडिंग यूजफुल? या सबको रजाई में घुस के नींद आ रही है? नहीं, sir. We're just trying to grab. It's हाँ, very useful. तो आपको क्या समझना है इसके अंदर कि क्या गड़बड़ हो रही है यहां पर इसमें? हम जो है पुराने कस्टमर्स को क्या पुराने कस्टमर्स को क्यों लूज कर रहे हैं? बिकॉज वी आर नॉट गोइंग बैक टू देम। अब एक छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं। लेट अस से लेट अस से कि आपके पास 100 कस्टमर्स रहे हैं जब से आपने बिजनेस स्टार्ट करा है, और आपने जो है पिछले एक साल में 15 से या 20 कस्टमर से काम करा है। तो इसका मतलब, अच्छा एज्यूम कर रहा हूं कि सारे के सारे सिर्फ पुराने कस्टमर्स या नया कस्टमर कोई भी ऐड नहीं हुआ। हालांकि ऐसा नहीं होगा, बट एक बारी के लिए एज्यूम करते हैं कि 20% आपने जो काम करा है वो पुराने कस्टमर से ही काम करा है। तो इसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि 80% आपका लॉस्ट क्लाइंट रेशो हो गया। ये बात सबको समझ में आ गई कि यू हैव लॉस्ट 80% ऑफ योर क्लाइंट्स। अब इन 80% में से मैंने आपसे डिस्कस करा 3 4 5% मिला करके ऐसे लोग होंगे जिनसे आप या जो आपसे नाराज होंगे, क्योंकि अगर 10 10 20 20 25 25% नाराज है तो आप गलत बिजनेस में हो, और या फिर आपको बिजनेस में ही नहीं होना चाहिए। ओके, सो 3 से 5% बिजनेसेस को आप निकाल दो इसमें से। तो 80 में से 5% हमने निकाल दिया, तो 4 बिजनेस और कम हो गए, तो अब आपके पास कितने बचे? 76 बिजनेस बचे। अब आप यहां पर देखो, अब जब आप इन 76 बिजनेसेस को देख रहे हो, ये सिर्फ मात्र इसी रीजन की वजह से आपसे बिजनेस नहीं कर रहे क्योंकि आप वापस गए ही नहीं इनके पास। इन्होंने आपका प्रोडक्ट एक्सपीरियंस करा हुआ है, प्राइसिंग एक्सपीरियंस करी हुई है, डिलीवरी, टेक्निकल कॉम्प्लायंस सर्टिफिकेशन, डिलीवरेबिलिटी, टाइमलाइंस, एक्सवाइजेड, सब कुछ एक्सपीरियंस करा हुआ है। और क्योंकि आप भी इनसे नाराज नहीं हो, तो इसका मतलब इनकी पेमेंट टर्म्स, पेमेंट स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ आपको भी फेवरेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आप गए ही नहीं उनके पास। अब इन 76% कस्टमर से जब आप मार्केटिंग स्टार्ट करते हो, जिसको हम बोलते हैं लॉस्ट क्लाइंट रीएक्टिवेशन स्ट्रैटेजी, जब आप इसके ऊपर काम स्टार्ट करते हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है 10% 15% बिजनेसेस, 15 से 20% बिजनेसेस फिर से आपसे जुड़ जाए। और मैं अभी ये भी नहीं कह रहा कि सारे के सारे आपसे जुड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन्होंने आपको एक्सपीरियंस करा हुआ है, आपने इनको एक्सपीरियंस करा हुआ है, सिर्फ आप गए ही नहीं इनके पास में। अगर आप इनसे जाके बात करते हो, इनको मना के वापस ले आते हो, कोई स्पेशल ऑफर दे देते हो, कुछ भी दे देते हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। 10% से लेकर 20% के बीच में आपके पास ये क्लाइंट्स वापस आ जाएंगे। अब आप यहां पर मेरे को बताओ कि अगर 10% क्लाइंट्स जो है वापस आ जाते हैं मुड़ के, तो कितने क्लाइंट्स आ गए? तो हमने 76 पर क्लाइंट्स देखा था, 76% मिसिंग थे, उसका 10% हो गया, 7.6 या 8 क्लाइंट्स आपके पास वापस आ गए। पहले कितने थे आपके पास? 20 क्लाइंट्स थे। 20 + 8 आपका कितना हो गया? आपका रेवेन्यू जो है सीधा सीधा 40% से बढ़ गया। और अगर मान लीजिए कि आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अच्छी रही, आपकी कम्युनिकेशन ठीक रही, आपकी ऑफर उनको अपील कर गई, और लेट अस से 20% तक ऐसा हो गया, तो आपके पास 16 नए क्लाइंट्स आ जाएंगे। तो 20 आपके पास पहले थे, 16 और आ गए, नए क्लाइंट्स आ जाएंगे, मतलब रीएक्टिवेट हो जाएंगे। 36 क्लाइंट्स हो गए, आपका बिजनेस नियरली डबल हो जाएगा। नियरली डबल हो जाएगा। ये बात कितने लोगों को समझ में आ रही है? इस बात का मैथमेटिक्स, अंडरलाइंग मैथ और अंडरलाइंग साइकोलॉजी कितने लोगों को क्लियरली समझ में आ रही है? आ रही है सर, आ रही अब क्या कोई क्वेश्चन है कि रिएक्टिवेट कैसे करेंगे, कम्युनिकेट कैसे करेंगे, क्या है। करेंगे? ये सबको क्लियर है? नहीं नहीं सर, यही तो बताना आप। तो आपके पास उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो है ही हैं। सारे जो डिसीजन मेकर्स थे, डिसीजन इन्फ्लुएंसर्स थे, क्योंकि आपने पहले उनसे ऑर्डर लिया हुआ है, तो आपको उनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर या डिसीजन अथॉरिटी, डिसीजन मेकर का सब कुछ तो मालूम ही है। आपको उनसे सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर या ईमेल के ऊपर वीडियो मार्केटिंग स्टार्ट कर देनी है। अब मैं उसकी 5 मंथ्स के अंदर जो है पेड वर्कशॉप्स के अंदर पूरी स्क्रिप्ट देता हूं कि आपको ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है, ऐसे ऑफर कंस्ट्रक्ट करनी है, ये ऑफर उनको देनी है, और उनमें से बहुत सारे लोग वापस आ जाएंगे आपके पास। अब लोग पूछते हैं सर 10% थोड़ी कन्वर्जन आ जाएगा। चलो मान लेते हैं 10% नहीं आएगा, कितना आएगा आपके हिसाब से? 20% नहीं आएगा, कितना आएगा आपके हिसाब से? सर 5 7%, 8% तो चलो मान सकते हैं, कोई बात नहीं।
डिक्रीज लेवल ऑफ एफर्ट के अंदर अगर आपके पास 5% भी वापस आ जाते हैं तो आपको कोई नुकसान हो रहा है क्या? हालांकि मेरा साइंस ये कहता है कि 15 से 20% कस्टमर्स आपके इजीली वापस आ जाएंगे, इजीली वापस आ जाएंगे। मगर अगर आपके 5% भी आते हैं, 7% भी आते हैं, तो नुकसान थोड़ी ना हो रहा है आपको। शुड यू डू इट? 100%, एब्सोल्युटली यस। तो और ये, आपको सॉरी सर, ये जो वीडियो मार्केटिंग की आप बात कर रहे हैं सर, ये जी वीडियोस प्रोडक्ट प्रोडक्ट वीडियो होंगे या किस तरह के वीडियोस होंगे क्या? हाँ, तो सबसे पहला वीडियो होगा जहां पर आप उनसे बोलोगे इट हैज बीन ए लॉन्ग टाइम, आपने हमारे साथ 1.5 साल पहले, 2 साल पहले, 4 साल पहले बिजनेस करा था, एंड वी हैवंट बीन एबल टू स्टे इन टच। आपको खुद ही बोल देना है कि वी आर सॉरी वी कुडंट गेट इन टच। ओके। अब आपने बोलना है कि लास्ट 1.5 साल में, 6 महीने में, 3 साल में बहुत कुछ चेंज हो गया है। हमारे पास नए प्रोडक्ट्स आ गए हैं, नई प्राइस लिस्ट आ गई हैं, नए चेंजेस आ गए हैं, नया मशीनरी लग गया है, नया इक्विपमेंट लग गया है, XYZ है, जो भी आपके कुछ चेंजेस हुए होंगे वो आपको बताना है। और उसके लिए आप बोलते हैं कि अब आपको वापस जोड़ने के लिए देयर इज अ स्पेशल ऑफर दैट विल बी हैप्पी टू शेयर विद। वो आपने स्पेशल ऑफर उसके अंदर बता देनी है। और उसके बाद उनको अपडेटेड रखना है इस चीज के ऊपर कि लेटेस्ट क्या हो रहा है, नया क्या हो रहा है। हो सकता है आपके कोई प्रोडक्ट्स चेंज हो गए हो सकता है आपकी प्राइसिंग चेंज हो गई हो सकता है आपकी कैपेसिटी चेंज हो गई हो सकता है आपका कुछ और XYZ में चेंजेस आए हो। ऐसा हो सकता है ना हर एक बिजनेस के अंदर। यस। तो आपने उसके बारे में बताना है। और साथ ही साथ में करना है कि एज ए जेस्चर ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड इनवाइटिंग यू बैक, देयर इज समथिंग स्पेशल वी वुड बी रियली हैप्पी एंड विलिंग टू डू फॉर यू, and this is the offer. Please get in touch with us to see how we can help you get the best advantage of this offer. जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, करंट बैच के अंदर एक एयर कंप्रेसर पार्ट्स मैन्युफैक्चरर हैं करंट बैच में। अब एयर कंप्रेसर क्या होता है, मेरे से ज्यादा टेक्निकली मत पूछना, मगर कहते हैं कि एयर कंप्रेसर जैसे एसी के अंदर लगता है ना, आपने सुना होगा उसमें कंप्रेसर लगता है। तो वैसे जो है ना बड़े सारे फार्मा कंपनीज के अंदर यहाँ पे जहाँ पे गैस का या ऑयल एंड उसका जो होता है वहाँ पे कंप्रेशन सिस्टम्स होते हैं, उसमें कंप्रेसर लगता है। अब कंप्रेसर का क्या काम होता है कि एयर को या गैस को ना स्क्वीज कर देना, उसको कंप्रेस कर देना। अब जब उसके अंदर रोटेटिंग पार्ट्स होते हैं, जैसे जैसे वो पार्ट्स रोटेट होते हैं, फ्रिक्शन होता है, घिसते हैं, तो उनकी एफिशिएंसी कम होती चली जाती है। इसका मतलब कि जब वो फ्रेश पार्ट था, जब वो नया पार्ट था, उसकी एफिशिएंसी अगर एक्स थी, तो 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद वो 10%, 15%, 20% उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अभी सेम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर उसको कम कंप्रेशन मिल रहा है। इसका मतलब सेम लेवल ऑफ कंप्रेशन लेने के लिए उसको ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी। इसका मतलब और ज्यादा वेयर एंड टीयर होगा। इसका मतलब एफिशिएंसी और ज्यादा तेजी से डिग्रेड होना शुरू हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है लॉजिकली? अब मेरी जैसे इनसे बात हुई तो मैंने इनको बोला, कैन वी प्रपोज व्हाट इज नोन एज एयर ऑडिट। एयर ऑडिट का क्या मतलब है? ये जाएंगे और ये बताएंगे कि आपका जो करंट पार्ट्स है वो कितनी एफिशिएंसी के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। और अगर वो फुल्ली एफिशिएंसी के ऊपर ऑपरेट नहीं कर रहे, तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी लग रही है वो वेस्टेज हो रही है ना आपकी। अब वो बिजली की जो वेस्टेज हो रही है वो कितनी हो रही है, पर डे के हिसाब से कितनी हो रही है, पर वीक के हिसाब से, पर मंथ के हिसाब से, पर ईयर के हिसाब से कितनी वेस्टेज हो रही है। अब उन्होंने जब कैलकुलेशंस निकाली तो ये तो लाखों रुपए के अंदर निकल आए, जबकि पार्ट को रिप्लेस करने की कॉस्ट इससे कम है। और उसके बाद कई बार होता है थोड़ी सी कैलिब्रेशन, थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग करके भी आप अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकते हो। बट क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम था ही नहीं इन प्लेस, जिसकी वजह से उनका लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। अब जैसे ही एयर ऑडिट हमने करने का प्रपोज करा, हमने ये बोला कि वैसे हम एयर ऑडिट करने का लेट से X 1000 रुपीज लेते हैं, बट फॉर आवर पास्ट कस्टमर्स वी विल बी हैप्पी एंड विलिंग टू डू इट एब्सोल्युटली फ्री फॉर द फर्स्ट 5 पीपल हु वांट टू गेट दिस थिंग डन। अब लोगों ने बोला यार ये तो कभी कॉन्सेप्ट सुना ही नहीं था, क्वेश्चन आ गया, ये क्या होता है, इससे क्या फायदा होगा। अब यहाँ पे देखो, जिससे क्वेश्चन आया वो रीएक्टिवेट हो गया ना क्लाइंट। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये जिसने क्वेश्चन पूछा कि ये क्या चीज आपने इंट्रोड्यूस करी है, तो कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्या करोगे, कैसे करोगे। क्लाइंट जो है जिसने 2 साल से बात नहीं करी थी, उसने कॉल करा या उसने रिस्पॉन्ड करा, ये रिएक्टिवेशन का प्रोसेस आपका काम करने लग गया इसका मतलब। फिर उसको उनको समझाया गया, ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, कहते हैं हाँ कर दो।
गए वहां पर, ये करके आए। अच्छा, जब करके आए वहां पर, जब ऑडिट करा तो उसमें सारी की सारी चीजें पूछी, ये कैसे करते हो, ये कैसे करते हो, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ये कौन सा लगा हुआ है, ये कौन सा लगा हुआ है, पूरा चिट्ठा दिख गया वहां पर। ये भी समझ में आ गया क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, और यहाँ से इतनी सारी अपॉर्चुनिटी निकल गई कि हम ये चीजें बेच सकते हैं, ये चीजें बेच सकते हैं, ये इनकी नियर एंड ऑफ लाइफ है, ये चीजें इनकी इनएफिशिएंटली काम कर रही है, यहाँ पर ये बेचेंगे, ये बेचेंगे, ये बेचेंगे। पूरी कुंडली खुल गई वहां पर कस्टमर की। फिर जाकर के उसको ये हमने बताया, इन्होंने, कि देखो आपका ये वाले पार्ट में ये प्रॉब्लम्स है, इसको आप रिप्लेस कर लो, इसकी कैलिब्रेशन ठीक कर लो, इसका ऐसे कर लो, आपका इंप्रूव हो जाएगा, जिससे आपको इतने लाख रुपए का खर्चा या जो सेविंग है आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर वो बच जाएगी, मशीन की लाइफ भी इंप्रूव हो जाएगी। अब क्या लगता है, क्लाइंट ऑर्डर देगा कि नहीं देगा? इमीडिएटली ऑर्डर भी आ गया। अब ये क्लाइंट रिएक्टिवेशन का प्रोसेस मैंने आपको बताया है। अब हो सकता है कि आपको कि मेरा तो कंप्रेशन मशीन नहीं है, मेरा कुछ XYZ है, यू विल हैव टू फिगर आउट योर ओन थिंग, कि आप ऐसा क्या कर सकते हो जहां पर अपने पुराने क्लाइंट से आप उसको रिएक्टिवेट कर सकते हो। एंड वन थिंग विच आई हैव नोटिस विद अ लॉट ऑफ बिजनेसेस इज, एक बार उन्होंने माल बेच दिया दोबारा जाते ही नहीं है। इसका क्या मतलब है कि क्या आप एएमसी भी नहीं बेच रहे? क्या आप एएमसी भी नहीं बेच रहे? एएमसी when done right can become hugely profitable, and it keeps on giving you new opportunities to sell more often, and upselling and cross selling। तो एएमसी का डायरेक्ट एडवांटेज आप रेवेन्यू के हिसाब से देखते हो, वो प्रॉफिटेबल है, बहुत ही बढ़िया। मगर एएमसी को आप डिफरेंट तरीके से भी तो देख सकते हो कि एएमसी की वजह से आपका पर्सन वहां पर उसकी फैक्ट्री में जाएगा, उसकी कंपनी में जाएगा, जब वो जाकर के इंस्पेक्ट करेगा कि यहाँ पर ये चीज ठीक नहीं चल रही, यहाँ पर ये ठीक ठीक नहीं चल रही, ये एंड ऑफ लाइफ है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, वहां पर आपके पास और भी माल बेचने की कितनी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज बनेंगी। और अगर साल के अंदर 4 विजिट्स होते तो 4 आपके पास अपॉर्चुनिटीज तो यहीं पर ही खड़ी होगी, जिसको हमने कंप्लीटली इग्नोर करा हुआ है। So, when done strategically, even setting up an AMC service can bring huge profitability। और इससे क्या होगा कि क्लाइंट भी आपके साथ जुड़ा रहेगा। So, work on these aspects. Think it like the way I've shared with you strategically. Okay? So, next point जो है, यहां पर मैंने देखा एक क्लाइंट, एक बिजनेस ओनर से बात हुई, रियल एस्टेट के अंदर है। तो जब मेरी उनसे बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि आपका क्या लीड जनरेशन इकोसिस्टम है? कहते हैं हमने बहुत मेजर चेंजेस करे हैं, तो हमारी जो है लगभग 6 से 8 हजार लीड्स पर मंथ आ रही हैं। मैंने कहा दैट इज फैंटास्टिक। मैंने कहा आपका चैलेंज क्या है? कहते हैं चैलेंज है कन्वर्जन का। लीड्स तो आ रही हैं 6 हजार, 7 हजार, 8 हजार, मगर कन्वर्ट नहीं हो रही हैं। कैन यू गाइस अंडरस्टैंड एंड कोरिलेट कि कहां पर प्रॉब्लम आ रही हो सकती है इसके अंदर? मैं आपको बताऊंगा, यू विल बी सरप्राइज कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। आपको अगर ये इंफॉर्मेशन मिले तो आपका थॉट प्रोसेस क्या होगा कि इसमें क्या गड़बड़ हो सकता है, क्या गलती हो सकती है कि 6 हजार, 8 हजार लीड्स आ रही हैं और फिर भी कन्वर्ट नहीं हो रही है, क्या रीजन है उसका? सेल्स पिच में प्रॉब्लम हो सकती है सर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। या फिर जो हमारा मार्केटिंग मैसेज है उसमें इट रिक्वायर्स रिव्यू, कि बिल्कुल हमारे ठीक पास है, जो लीड्स आ रही हैं वो हमारे हिसाब से नहीं है, लाइक क्वालिफिकेशन। बिल्कुल ठीक है। तो एक्चुअली आप देख रहे हैं कि बड़ी सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। अब मैंने जो वहां पर पाया, दैट वाज कंप्लीटली डिफरेंट। मैंने उनसे पूछा कि आपका लीड जनरेशन प्लेटफॉर्म क्या है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स आप यूज करते हो? कहते हैं हम तो मेटा यूज करते हैं। मैंने कहा ओके, मगर सिर्फ मेटा की यूज करते हो, आप गूगल क्यों नहीं करते? यहां पर मेरे लिए बड़ा एक धमाकेदार जवाब आया वहां पर। कहते हैं मनोज, यू नो व्हाट, वी यूज टू डू गूगल एड्स अर्लियर ऑल्सो एज वेल, बट गूगल एड्स के अंदर एक लीड आती थी हमारे को 400 रुपए की, 350 रुपए की, 500 रुपए की। जब हमने मेटा एड स्टार्ट कर तो हमारे को वहां पर आती हैं लीड्स 20 रुपए की, 15 रुपए की, 25 रुपए की। So then we removed the budget from all other platforms and we shifted them to Facebook। तो जो 400 रुपए की, 450 रुपए की लीड आती थी, अब हमारे को 15 रुपए, 20 रुपए की लीड आ रही है। सो वी वर एबल टू गेट वे मोर लीड्स ऑन मेटा देन ऑन गूगल एड्स।
अब आपको क्या लग रहा है यहाँ पर, ये ठीक हुआ या कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पर? नंबर्स नंबर्स आ रहे हैं सर, जो करेक्टनेस है वो नहीं है इसमें। नंबर्स में हैव अ, इंक्रीज्ड, हाँ, बट करेक्टनेस का क्या बट द मतलब है? यूजफुलनेस बट द यूजफुलनेस ऑफ वो 400 लीड की बजाय जो कन्वर्ट नहीं हो रही है, उसकी बजाय 2 लीड में से अगर एक भी कन्वर्ट होती है तो दैट इज मोर यूजफुल। तो इसका मतलब, अच्छा, रियल एस्टेट का है, तो इसका मतलब ये है कि ऐसा तो है नहीं कि लीड से हम बात करेंगे और एकदम से वो 45 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपया दे देगा। तो टाइम लगेगा उसके अंदर। टाइम लगेगा मतलब, आपको जैसे मालूम है, अगर 50 लाख की 1 करोड़ का सामान लेना होता है तो कुछ हफ्ते से कुछ महीने इजीली लगेंगे ही लगेंगे। अब क्या करें, इसके अंदर क्या गड़बड़ हुई है? यहां पर गड़बड़ क्या हुई है कि उन्होंने कॉस्ट पर लीड को कंपेयर करा। आइडियली क्या होना चाहिए था, कॉस्ट पर कस्टमर एक्विजिशन को कंपेयर करना चाहिए था। मगर कॉस्ट पर कस्टमर एक्विजिशन को अगर हम कंपेयर करने के लिए सोचते हैं तो इसमें तो कई हफ्ते, कई महीने लग जाएंगे कि एक्चुअली कितना पैसा लगा, लीड जनरेट हुई, कितने कस्टमर्स आए। इसमें तो कई महीने लग जाएंगे फिगर आउट करने में। तो फिर गड़बड़ होएगी, इतना डिले होएगा तो ये भी गड़बड़ है। तो मैंने उनको ये सजेस्ट करा कि इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग कॉस्ट पर कस्टमर एक्विजिशन, यू शुड कंपेयर कॉस्ट पर लीड, सॉरी, कॉस्ट पर क्वालिफाइड लीड। अब आपको यहां पर यह बात समझ में आएगी कि आपके पास लीड्स आ रही हैं, गूगल से भी लीड्स आ रही है, मेटा से भी। आपको क्या समझना है कि गूगल के अंदर लोग ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, XYZ प्रॉपर्टी, XYZ BHK प्रॉपर्टी इन XYZ लोकेशन, 3 BHK इन XYZ लोकेशन, 2 BHK लग्जरी प्रॉपर्टी इन XYZ लोकेशन। वो सर्च कर रहे हैं, इसका मतलब उनका इंटेंट है, उनको कुछ ऐसा ढूंढना है खरीदने के लिए या रेंट पे लेने के लिए, वो ढूंढ रहे हैं। अब आप यहां पर देखो कि फेसबुक पे कोई ढूंढ नहीं रहा है। फेसबुक के ऊपर आप उनको बता रहे हो 2 BHK तो नहीं लेना, 2 BHK, 2 BHK, 2 BHK, एनीबडी 2 BHK, एनीबडी 2 BHK, या फेसबुक में कर रहे हो। तो आपके हिसाब से कन्वर्जन रेट गूगल का ज्यादा होना चाहिए या मेटा का ज्यादा होना चाहिए? ऑब्वियसली गूगल का ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि गूगल पे और लोग ढूंढ रहे हैं, मेटा के ऊपर कोई ढूंढ नहीं रहा, हम सिर्फ उनको दिखा रहे हैं, शायद उनका इंटरेस्ट आ जाए। इसका मतलब जो इंटेंट है, जो क्वालिफिकेशन रेट है, वो गूगल का कहीं ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू फेसबुक। तो जैसे ही उन्होंने गूगल एड्स करनी बंद कर दी, इमीडिएटली उनका कन्वर्जन रेट धक से कम हो गया। सो दैट वाज अ ह्यूज मिस्टेक। अच्छा, ये भी नहीं है कि उन्होंने पैसे बचाने की कोशिश करी है। जो उनका 8-10 लाख रुपए लगना था हर महीने का, वो लग रहा है, बट दे वेंट आफ्टर क्वांटिटी ऑफ लीड्स रादर देन क्वालिटी ऑफ लीड्स। सो दैट वाज ए बिग मिस्टेक कि अगर आपका 8-10 लाख रुपया हर महीने लग रहा है और आप सालों सालों से लगाए जा रहे हो, महीनों महीनों से लगाए जा रहे हो, दैट इज ए ह्यूज मिस्टेक। करना क्या चाहिए, अगर आपको दो प्लेटफॉर्म्स के बीच में या एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर मल्टीपल कैंपेन्स के बीच में अगर हमारे कंपेयर करना है, विच कैंपेन इज वर्किंग बेटर, तो एक तरीका जो मोस्टली लोग यूज करते हैं, दैट इज कंपेयरिंग कॉस्ट पर लीड। मगर ये गलत एंड मिसलीडिंग तरीका हो सकता है आपके लिए। करना क्या चाहिए इंस्टेड, आइडियली कॉस्ट पर कस्टमर एक्विजिशन, बट डिपेंडिंग ऑन बिजनेस, डिपेंडिंग ऑन इंडस्ट्री, हो सकता है कि आपके लिए वो चीज आसान ना हो, पॉसिबल ना हो, या इतना टाइम वेट करने का हमारे पास पॉसिबिलिटी ना हो। तो उसके अंदर एक बीच की मीट्रिक हम लेते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट पर क्वालिफाइड लीड। तो आपको क्या कंपेयर करना है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को आपस में कंपेयर करने के लिए कॉस्ट पर क्वालिफाइड लीड को, और एक ही प्लेटफॉर्म पे अगर आपके मल्टीपल कैंपेन्स चल रहे हैं उनको कंपेयर करने के लिए आपको देखना है कॉस्ट पर क्वालिफाइड लीड। ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई? गई सर। ओके, बाकी लोगों को नहीं समझ में आई क्या? एक ही जने को समझ में आई? वेरी रेलेवेंट सर, न्यू थॉट प्रोसेस। बिल्कुल ठीक है। तो आपको जो है ना, जब भी कंपेयर करना है कॉस्ट पर क्वालिफाइड लीड या कॉस्ट पर कस्टमर एक्विजिशन को कंपेयर करना है, अगर आप कॉस्ट पर लीड को कंपेयर करोगे, 101% आपका हमेशा कैलकुलेशन रॉन्ग निकल करके आएगा। ओके, सो कितने पॉइंट्स हो गए? कैन एनीवन समराइज कौन कौन से पॉइंट्स हमने डिस्कस करे? ह्यूज मिस्टेक्स
दैट विल मेक यू क्राई कि यार इतना पैसा लग गया, इतनी मेहनत कर ली, इतना रिसोर्स हमारा स्पेंड हो गया, कुछ भी धंधा नहीं आ रहा, कुछ भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे। कौन कौन से पॉइंट्स हमने कवर कर लिया आज के अंदर, आज के कॉन्वर्सेशन में? फर्स्ट तो है सर, नॉट रिस्पॉन्डिंग टू लीड्स विद इन 5 minutes. यस, दैट वाज द फर्स्ट मिस्टेक. बिल्कुल ठीक है। उसका मैंने सोल्यूशन भी बता दिया कि आपको या तो नंबर ऑफ पीपल ज्यादा करने पड़ेंगे या टेक्नोलॉजी की, एआई की हेल्प लेनी पड़ेगी। And second was we don't have a correct lead qualification questions as well as process. बिल्कुल ठीक है। अब क्योंकि लीड्स क्वालिफाई करने का हमारा क्वेश्चन गलत है या लीड्स क्वालिफाई करने का प्रोसेस गलत है, तो बेकार की लीड्स क्वालिफाई होकर के जाएंगी सिस्टम के अंदर, और वहां पे सिस्टम फिर इनएफिशिएंटली वर्क करना शुरू कर देगा और सारा प्रोसेस वुड फॉल फ्लैट। बिल्कुल ठीक है। इसका भी मैंने बता दिया कि लीड क्वालिफिकेशन क्वेश्चंस आपको इंटेलिजेंटली डिजाइन करनी है, एंड क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर इसका जवाब छुपा हुआ है। आइदर यू हैव टू हैव मोर पीपल इन लीड क्वालिफिकेशन डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम ऑफ लीड्स दैट यू आर जनरेटिंग। या तो आपको वहां पर लोगों को ज्यादा डिप्लॉय करना है, या फिर आपको एआई को या टेक्नोलॉजी को यूज करना है, ताकि आपका लीड क्वालिफिकेशन जो है कंसिस्टेंट हो जाए। बिल्कुल ठीक है। दैट वाज पॉइंट नंबर 2। व्हाट वाज द थर्ड पॉइंट? लॉस्ट क्लाइंट एक्टिवेशन सर। Yes, not going back to our existing customers. We are completely forgetting and ignoring our past customers, whereas it could have actually helped us easily double our revenues and profits. Okay, उसका भी मैंने आपको कैलकुलेशन समझाया है। Okay, what is the next point? And this the latest one, sir. Not Cost per calculating lead को cost. कंपेयर करना है। हाँ जी, Yeah, हाँ जी, हाँ जी। cost of qualified lead instead of focusing on cost per lead. Yes. इसके बाद एक पॉइंट और जो है मैंने देखा है, लोग जब एक सर्टेन लेवल के ऊपर पहुंच जाते हैं, उनको ही रियलाइज होता है यार मेरी ना करंट सेल्स टीम इतनी पॉलिश्ड नहीं है, इतनी सुआव नहीं है, इतना सेवी नहीं है क्लाइंट के साथ में, उनकी लैंग्वेज, उनका ड्रेसअप, उनका कम्युनिकेशन इतना बढ़िया नहीं है। अब मेरे को अगर बड़े क्लाइंट्स लाने हैं ना, सो व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू हायर समबडी फ्रॉम लार्ज कंपनी, बिग कंपनी, और वो लोगोस देखते हैं कंपनी के और वहां से लोगों को हायर करना शुरू करते हैं। क्या करते हैं कि किसी बड़ी कंपनी से, किसी एमएनसी से कोई बंदा वो लाते हैं, कोशिश करते हैं तोड़ के लाने की। अब थॉट प्रोसेस क्या होता है आपको मैं ये भी बताऊंगा, गलती कहां पर होती है मैं वो भी बताऊंगा, आप लोग मेरे को बताना इफ इट इज रिलेटेबल। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब एक सर्टेन लेवल के ऊपर पहुंच रहे होते हैं और हमारे को लगता है इसको लेवल के बैरियर को क्रॉस करके नेक्स्ट लेवल पे जाना है, तो लोगों को लगता है कि मेरी करंट सेल्स टीम के अंदर ना वो टच नहीं है, वो पॉलिश्ड नहीं है, कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं है, ड्रेसिंग या लैंग्वेज या एक्सवाइजेड स्किल्स इतनी बढ़िया नहीं है। सो वी नीड समबडी हु कैन फिल दिस गैप। सो कैसे लगता है आपको? आपको लगता है कि किसी बड़ी कंपनी से अगर हम कोई सीनियर पर्सन एक तोड़ के ले आते हैं, तो वो हमारी कंपनी के अंदर आएगा, हमारी कंपनी के जो बाकी सेल्स के लोग हैं इनको भी ट्रेन कर देगा, और साथ ही साथ में हमारी रीच भी इसी टाइप की बड़ी कंपनी के साथ में हो जाएगी, हमारे लिए एंट्री एक्सेस आसान हो जाएगा। सो व्हाट वी डू, हम इस लोगों को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। अब एक बड़ा कंपनी के अंदर काम करने वाला, बड़ी कंपनी के अंदर काम करने वाला पर्सन एक छोटी कंपनी में क्यों आएगा? इट इज ओनली वन रीजन कि आपने उसको मोनेटाइजेशन, मॉनिटरीली आपने उसको इतने अच्छे से कॉम्पेंसेट कर दिया कि उसको लगे यार दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ। तो टिपिकली उसकी एग्जिस्टिंग सैलरी से आप 1.5-2 गुना ज्यादा बेटर ऑफर कर देते हो। अब उसको ये समझ में आया था कि अगर वो करंट इंडस्ट्री में जहां पर भी रहेगा, इतना बड़ा जंप तो उसको मिलने वाला है नहीं, डेजिग्नेशन के अंदर भी और कॉम्पेंसेशन के अंदर भी। तो उसको लगता है कि वो आपकी कंपनी को ज्वाइन कर ले। अब वो आपकी कंपनी में आके ज्वाइन कर लेता है। अब यहाँ पर स्टोरी जो है ना, जब आप एक्चुअली उनके साथ बात करते हो तो थोड़ी सी आपको डिफरेंट लगती है। अब ये पर्सन जो है, जब ये बड़ी कंपनी से आया है, तो उसने देखे कि किस तरीके के बजट्स होते हैं उन कंपनीज के अंदर, किस तरीके का पूरा मशीनरी मैकेनिज्म होता है, इतने सारे लोग काम करने वाले होते हैं। जब भी आपके पास आता है और आपको ये बोलता है कि भाई साहब आपका बजट कितना है सर आपका, आप कहते हो कि बजट तो कुछ नहीं है, बताओ क्या करना चाहिए। वो बोलता है कि 15 से 20 करोड़ का बजट तो होना ही चाहिए। आपका दिमाग ही घूम जाता है, 15 से 20 करोड़ का बजट ये बता रहा है, मेरी तो इतनी बड़ी कंपनी नहीं है, इतनी मेरी हैसियत ही नहीं है। चलो कितना दे सकते हो? आप कहोगे मैं यार 50 लाख 1 करोड़ दे सकता हूँ, 2 करोड़ दे सकता हूँ, खींच खांच के अपना हाथ। ये भाई साहब इससे तो कुछ होएगा ही नहीं। चलो ठीक है, मगर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद वो कहेगा आपकी तो टीम बिल्कुल निखद है, बिल्कुल किसी काम की नहीं है।
ये देखो ऐसे जाते हैं क्या, ऐसे बड़ी कंपनी के अंदर आप भेज सकते हो इनको किसी सीईओ से, सीएफओ से या वीपी से या हेड ऑफ परचेज से बात करने के लिए? आपको ये क्या करना चाहिए? कहते हैं आपकी टीम को ना थोड़ा सा पॉलिश करना चाहिए। तो आपके पास टीम नहीं है, अब मेरे पास इतना टाइम तो नहीं है मैं इनको बिठा बिठा के सब कुछ सिखाऊंगा। अगर आप चाहो तो मैं आपको हायर करने में हेल्प कर देता हूँ। वो अपनी पुरानी टीम के कई नोन बंदे उठा करके अपने यहाँ पर ले आते हैं। अब फिर वो आपको बोलता है कि आपको पहले ब्रांड बनाना पड़ेगा। पहले आपको न्यूज़पेपर्स के अंदर, होर्डिंग्स के अंदर, बैनर्स के अंदर, सोशल मीडिया के ऊपर आपको अपना ब्रांड बनाना पड़ेगा। फिर बात फिर से बजट के ऊपर आ जाती है। अब आप जब भी कुछ उसको बोलते हो, सेल कितनी आ रही है, रिजल्ट्स कितने आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, वो आपको बोलता है मैं तो आपको पहले ही बोला था, मैंने तो आपको पहले ही बोला था, मैंने तो आपको पहले ही बोला था, आपका बजट नहीं है, आपके बंदे नहीं है, आपकी रीच नहीं है, आपका कुछ नहीं है, एक्स वाई जेड नहीं है। और उसके बाद 6 महीने, साल, 1.5 साल के बाद टाटा बाय बाय हो जाती है। बट तब तक आप देखते हो कि जितना एक्सपेंसिव बंदा लेकर के आए थे, जो उसने खर्चा करवा दिया, रिजल्ट तो उसका कुछ आया ही नहीं। क्या कोई आप में से हैं जो इस बात से रिलेट कर पा रहे हैं कि हाँ यार ये चीज तो मैंने भी एक्सपीरियंस करी है? उस ऑन टॉप ऑफ इट सर, वो जो एग्जिस्टिंग जो पुराने बंदे होते हैं वो और डिसरप्ट हो चुके होते हैं। मतलब सब खत्म, बर्बाद कर देते हैं वो। सो मेरे को लग रहा है पंकज ने ये चीज शायद एक्सपीरियंस करी हुई है। और भी कोई है जो इससे रिलेट कर पा रहे हैं? कोई नहीं है और? चलो गुड फॉर यू, अगर कोई नहीं है तो। हुई है सर, हुई है। हुआ है आपके साथ, हुआ है? हुई है सर। ओके। ओके, और कौन है जो कह रहे हैं? सो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपने क्या सोचा कि मेरे को सेल्स करनी आती नहीं है, या मैं सेल्स में घुसना नहीं चाहता, और आपने सेल्स को आउटसोर्स करने की कोशिश करी किसी एक्सवाइजेड पर्सन के ऊपर। अब मैं आपको बार बार बोलता हूं, हजारों बारी आपने मेरे से ये सुना होगा, मार्केटिंग एंड सेल्स इज द ओनली फंक्शन दैट ब्रिंग्स कैश फ्लो इन, रेस्ट ऑल द फंक्शंस सेंड कैश फ्लो आउट। आप ये कैसे कह सकते हो यार, मेरे को ये मत करवाओ बाकी कुछ भी करवा लो? हाउ कैन यू इवन से दैट? और इसको आप आउटसोर्स कर रहे हो किसी एक्सवाइजेड पर्सन को, नए बंदे को ला करके। हाउ डज इट इवन मेक सेंस टू यू गाइस? अच्छा, मैं यहां पर ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि जितने भी लोग आप बाहर से नई कंपनी से, बड़ी कंपनी से हायर करते हो सब बेकार होते हैं। मगर 90% केसेस से ज्यादा जब जब मैंने लोगों से बात करी है कि मैंने नया सीईओ रख लिया, मैंने नया सीएमओ रख लिया, मैंने नया सेल्स हेड रख लिया, मैंने नया कंपनी हेड रख लिया, मैंने नया एक्सपोर्ट हेड रख लिया, सिर्फ और सिर्फ बर्बादी की स्टोरी ही मैंने सुनी है। और कई बारी जैसे मेरे वर्कशॉप पार्टिसिपेंट्स होते हैं, मेरे को बोलते हैं सर ये मैंने नया एक्सपोर्ट हेड रखा है, इसकी लगभग 85 लाख का रेम्यूनरेशन पैकेज है, क्या आप एक बारी जज कर दोगे कि ये बंदा ठीक है कि नहीं है? अच्छा, मैंने कहा यार ये रख लिया तो आप क्यों पूछ रहे हो मेरे से? एक बारी शादी हो गई फिर थोड़ी पूछते हैं कि लड़के का चरित्र कैसा है। ये तब थोड़ी पूछते हैं, तो पहले पूछने वाली होती है बात कि लड़के का चाल चलन या लड़की का चाल चलन कैसे है। खैर, अब वो आए मेरे पास, तो उन्होंने क्योंकि वर्कशॉप करी हुई थी, उन्होंने इस पर्सन के साथ में अपने ब्रांड मैनेजर को साथ में भेज दिया। ब्रांड मैनेजर थे जिन्होंने वर्कशॉप करी हुई थी बिजनेस ओनर के साथ में। अब ये एक्सपोर्ट हेड हैं। अब मेरी इनसे बात हुई कि ग्रेट है जी, आपका क्या एक्सपीरियंस है, हमने इस कंपनी में काम करा है, उस कंपनी में काम करा है, ये काम करा, वो काम करा, उस कंट्री के लिए करा, इस कंट्री के लिए करा। अच्छा, ये तो हो गई स्टोरी। अब मैंने उनसे पूछा कि अंडरस्टूड, दैट इज फैंटास्टिक, अब आप बताओ कि हमारी कंपनी के लिए, करंट कंपनी के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी है? वही सेम, पहले हम वहां पर लोकल न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट करेंगे, मैगजीन एडवर्टीजमेंट करेंगे, होर्डिंग्स लगाएंगे। उसके बाद जो है, हो सकता है रेडियो या टीवी के ऊपर भी करेंगे। तो मैंने कहा इसका बजट लगभग कितना होगा? कहते हैं हाँ वो मेरी सर से बात हुई है, वी आर ट्राइंग टू वर्क दिस आउट, अप्रोक्सीमेटली 15 CR का बजट होगा हमारा फर्स्ट ईयर के अंदर। ओके। अब मैंने कहा इससे हमारा बिजनेस कितना आएगा? कहते हैं नो, वी आर फर्स्ट गोइंग टू पेनिट्रेट द मार्केट बाय एस्टैब्लिशिंग आवर ब्रांड, एंड देन बिजनेस का जो हम अगले साल से बात करेंगे। वाओ, 15 करोड़ रुपए वो मांग रहा है, 20 करोड़ रुपए मांग रहा है। कोई देनदारी नहीं है उसकी, मतलब कि 15 करोड़ 20 करोड़ में कितना बिजनेस लाएगा, कोई कॉन्वर्सेशन ही नहीं हो रही इसके ऊपर। मैंने कहा आपने लिंक्डइन यूज करने का सोचा है?
गूगल यूज करने का सोचा है? कहते हैं मनोज, आई डोंट थिंक यू अंडरस्टैंड द बिजनेस। ही सेड, कहते हैं कि जो हमारे टाइप का बिजनेस है ना, जब तक लोग हमारे बारे में जानेंगे नहीं, हमारा ब्रांड एस्टैब्लिश नहीं होगा, जब तक वो हमारी एड्स या मैसेजेस नहीं देखेंगे, दे डोंट रिस्पॉन्ड बैक। अच्छा, मैंने उससे पूछा कि आप ये कैसे कंट्रोल करोगे कि आपने जो बैनर लगाए या होर्डिंग्स लगाए वो कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा? कहते नो, दैट इज हाउ इंडस्ट्री वर्क्स, दैट इज हाउ एडवर्टाइजिंग इज डन। देयर इज ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल हु वुड बी टारगेटेड फॉर यू। तो वो कहानी देने लग गए। अच्छा, जो ब्रांड मैनेजर था, उनको ये सारी की सारी जो मैं बात पूछ रहा था, लिंक्डइन का मैंने क्यों स्पेसिफिकली नाम लिया था, गूगल का मैंने क्यों स्पेसिफिकली नाम लिया था, बिकॉज अगर आप B2B बिजनेस के अंदर हैं या एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर हैं, अगर आप लिंक्डइन यूज नहीं कर रहे, आप अपना बिजनेस जो है ना ग्रो नहीं कर सकते। LinkedIn is a tool which will help you grow your B2B and export business left, right, and center. It is the easiest way to grow your business. Okay? फिर मैंने उनसे पूछा कि यार लिंक्डइन से तो आप उनका मोबाइल नंबर वगैरह, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह निकाल करके उनसे बात कर सकते हो। उनको कोई आइडिया नहीं था। कहते नो नो, दैट डजंट वर्क। फिर मेरे को यहाँ पे ये बातचीत करके मेरे से चले गए, ये मिल के चले गए मेरे से। लगभग 10 से 15 दिन के बाद में मेरे को बिजनेस ओनर का कॉल आया। तो ही सेड, थैंक यू मनोज जी। मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं द गाय पुट इन हिज पेपर। चला गया छोड़ के। मेरे आपने 85 लाख रुपए बचवा लिए। मैंने कहा 85 लाख रुपए साथ में 15 करोड़ वो भी तो ऐड करो जो आप देने को तैयार हो गए थे उसको। सो पॉइंट इज, दिस वुड हैव बीन ए सीरियस 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 मिस्टेक। हालांकि 1000-1200 करोड़ की कंपनी को हो सकता है 15 से 20 करोड़ का इतना बड़ा रिस्क ना लगता हो, बट स्टिल गाइज इट इज 15 करोड़। इट इज 15 करोड़। तो आपको मेरा पॉइंट समझ में आया? और ये मैंने एक एग्जांपल दिया है। ऐसे मैंने कंट्री हेड्स के इंटरव्यू लिए हैं, ऐसे मैंने चीफ मार्केटिंग ऑफिसर्स के, चीफ सेल्स ऑफिसर्स के, सेल्स हेड्स के मैंने इंटरव्यूज लिए हैं। दे आर ऑन वही 50 लाख से 1 करोड़ के ब्रैकेट के अंदर उनके पैकेजेस होते हैं। बट आई एक बार तो मैंने ये बोला कि मैंने कहा ये जिसको आप दे रहे हो ये 50-60 लाख का पैकेज, मैं इसको 5 लाख में भी ना रखूं। मतलब इट वाज सो हॉरिबल सिचुएशन। यार ये कैसे रख सकता है कोई जना? मतलब आपने उनको इंटरव्यू करा होगा, बात करी होगी, उसके बाद आप उसको 50-60 लाख रुपए का पैकेज देने को रेडी हो गए। दैट वाज लाइक रियली सैड। तो ये एक बहुत 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 बड़ी मिस्टेक है, जिसके अंदर हमारे को लगता है कि कोई सामने से कोई बंदा आएगा और हमारे बिजनेस को बढ़ाने में वो कंट्रीब्यूट कर देगा। अगर बिजनेस की ग्रोथ आपके खुद के कंट्रोल में नहीं है, कोई नहीं आएगा चल के सामने से जिसको आप 50 लाख रुपए दे दोगे, 75 लाख रुपए दे दोगे, 1 करोड़ रुपए दे दोगे, वो लेगा और खुशी खुशी चला जाएगा। और साथ में खुद ही नहीं लेगा, अपने साथ में एक और टीम के लोग मेंबर्स लेकर के आएगा, उनको भी हायर सैलरी दिलवाएगा, उसके बाद आपका खर्चा करवाएगा, वहां पर भी आपका लाखों या करोड़ों रुपया स्पेंड करवाएगा। 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद आपको लगेगा यार मेरा तो 1 करोड़ रुपया लग गया, बिजनेस तो कुछ बड़ा ही नहीं मेरा जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, कहीं पे उसके आसपास भी नहीं पहुंचा। सो दैट इज गोइंग टू बी ह्यूज मिस्टेक। प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि मार्केटिंग एंड सेल्स लाला जी को समझ में नहीं आ रही थी। मार्केटिंग एंड सेल्स से वो बचना चाह रहे थे, और मार्केटिंग एंड सेल्स के अंदर उन्होंने सोचा कि मेरे को रिप्लेस करके कोई और जना आ जाएगा। ह्यूज मिस्टेक। नेवर फॉल टू इनटू दिस ट्रैप कि मैं किसी बड़ी कंपनी से कोई अच्छा पर्सन हायर कर लूंगा और वो मेरा बिजनेस आके तेजी से बढ़ा देगा। डज नॉट वर्क फॉर मोर देन 90% ऑफ द केसेस। एब्सोल्युटली एग्री सर। मार्केटिंग, सेल्स एंड फाइनेंस तो बिजनेस ओनर को ही संभालना पड़ता है। हाँ, अब यहाँ पर लोग मेरे को ना, यहाँ पे लोग मेरे से भिड़ जाते हैं कि मनोज, अगर मैं 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़ का बिजनेस संभाल रहा हूँ, मेरे पास इतना टाइम थोड़ी ना है कि मैं हर चीज के अंदर इतना डीप में घुस जाऊं। अब मैं यहाँ पे बिजनेस के अंदर 500 जगह पे रोज आग लगती है, वो बुझाऊंगा, या मैं कस्टमर से मीटिंग करूंगा, या मैं फोन उठाऊंगा लीड क्वालिफाई करने के लिए? तो यहाँ पर ना आप थोड़ा सा आर्ग्यूमेंटेटिव मोड के अंदर जा रहे हैं। इस केस के अंदर आपको क्या समझना है कि आपको सेल्स करनी आती है अगर खुद से, तो आपकी टीम आपके कंट्रोल में होगी। अगर आपको खुद से सेल्स करनी नहीं आती ना, आपकी टीम आपको दिन रात पागल बनाएगी। जब भी आप सेल्स वालों से पूछोगे सेल्स क्यों नहीं बढ़ रही, वो आपको बोलेंगे आपका मार्केटिंग का कोई बजट नहीं है, आपका प्रोडक्ट बड़ा महंगा है, आप क्रेडिट नहीं देते, आपका रिटर्न नहीं है, आपका क्रेडिट पीरियड कम है, कंपटीशन ज्यादा देता है। ये 3-4 कहानियां सुना करके आपको बोल देंगे। और क्योंकि आपको मार्केटिंग एंड सेल्स खुद से हैंडल करनी नहीं आती, आपको मालूम नहीं है कि इन क्वेश्चंस का क्या जवाब है,
आपको उनकी बात माननी पड़ेगी। जब आप उनकी बात मानोगे, आपके प्रॉफिट्स जो हैं दे विल स्टार्ट स्क्वीजिंग। और क्या आपने कभी ये चीज एक्सपीरियंस करी है कि आपने बोला कि ये प्रोडक्ट 100 रुपए का है, और आपने बोला कि जो है ये इस प्रोडक्ट को मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट करके 96 रुपए तक का बेच सकते हैं। सडनली आपके सारे के सारे ऑर्डर्स 96 रुपए के ऊपर ही क्लोज होने शुरू हो जाते हैं। सारी सेल्स टीम 96 रुपए के ऊपर ही ऑर्डर क्लोज करना शुरू कर देती है। कोई 97, 98, 100 रुपए का ऑर्डर आना बचता ही नहीं है, बंद हो जाते हैं सारे ऑर्डर्स आने। यस क्या यस कभी किसी ने ये चीज नोट करी है? यस सर, ट्रू। सर ऐसा ही होता है। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? कंफर्ट मोड में रहते हैं सर सेल्स वाले हमेशा, जहाँ जहाँ पे ज्यादा क्यों? बिकॉज उनको ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी ना अब क्यों? कम प्राइस पे सेल करने क्यों? में, क्यों? क्योंकि टारगेट्स भी पूरे करने हैं और ज्यादा सेल्स ओके, स्ट्रैटेजी में भी नहीं जाना टारगेट ज्यादा। पूरे कर रहे हैं। टारगेट किसने दिया है? आपने दिया है। हाँ हाँ सेल्स पर्सन कंफर्ट जोन में रहेंगे, हायर किसने करा है? आपने करा है। हम्म डिस्काउंट देना है, आपने बोला कि डिस्काउंट दे दो। क्रेडिट देना है, आपने बोला क्रेडिट दे दो। तो सेंटर हम्म में तो सारी की सारी प्रॉब्लम के बार बार आप ही दिख रहे हो मेरे को। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। भाई हायरिंग भी तो आप ही ने करी है ना। आपने कुछ हाँ सोच समझ के उन सेल्स के लोगों को हायर करा है, या आपके बिहाफ पे किसी ने हायर करा है? आपको लगता होगा कि ये मेरी अथॉरिटी मैं इसको दे रही हूं, ये पर्सन समझदार है, या मेरे से इक्वलेंट या मेरे से ज्यादा समझदार है हायर करने के अंदर, उसको आपने बोला होगा, उसने हायर करा होगा। तो सेल्स टीम आपके बिहाफ के ऊपर ही तो हायर करी गई। राइट। तो अगर सेल्स टीम आपने हायर करी, आपने पॉलिसी आपने बनाई सेल्स की, आपने डिस्काउंटिंग पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी आपने बनाई, ट्रेनिंग आपने दी, उसके बावजूद अगर ये हाल है, तो मैं ये कहूंगा कि सेल्स टीम की तो गलती है ही नहीं। गलती किसके पॉलिसीज। एंड के ऊपर है? गलती हमारे एंड के ऊपर है। हाँ, ओनर्स पॉलिसी। क्यों? क्योंकि ओनर ने कभी अपनी फैंसी कार और फैंसी घरों या एयर कंडीशन रूम्स और ऑफिस से निकल करके कभी ऑन ग्राउंड सेल्स करी ही नहीं। जब तक आप जाकर के रिटेलर के पास बैठ के नहीं देखते कि रिटेलर जो है माल कैसे बेचता है, जब तक आप रिटेलर के टच में ही नहीं हो, आपको अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चमकाने के अंदर बहुत ज्यादा चैलेंजेस आएंगे, बहुत ज्यादा ट्रबल आएंगी। ये बात कितने लोग अंडरस्टैंड करते हैं और एग्री करते हैं? गुड मॉर्निंग सर। सर इस बात पे गुड मैं मॉर्निंग जी। आपने लास्ट टाइम बोला था और मैं यही करने आया हूँ यहाँ कोलकाता में कि रिटेलर से हम्म। मिलने। हर बार हम क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से मिल लिया या सुपर स्टॉकिस्ट से मिल लिया। इस बार पहली बार हम्म। रिटेलिंग नेटवर्क में जा रहे हैं और इतने इंसाइट्स मिल रहे, इतने इंसाइट्स कि अगर उन पे ही हम काम कर ले तो धंधा कहाँ का कहाँ पहुंच जाए। ओके, दैट इज वंडरफुल एंड कांग्रेचुलेशंस दैट यू टुक एक्शन। हाँ ग्रेट, जी। फैंटास्टिक। एंड क्या इलेबोरेट करके बता सकते हैं कि क्या ऐसी इनसाइट्स मिल रही हैं जो पहले नहीं थी हमारे पास? सर जैसे प्रोडक्ट की पैकेजिंग कह लो या कुछ भी कह लो, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे क्या होता है कि मेरा कॉस्मेटिक्स का ब्रांड है। तो हम्म। अब कॉस्मेटिक्स थोड़ा जो मतलब टीयर 2 टीयर 3 में भी है, अब एजुकेट हो रहे हैं लोग। तो उसमें क्या हम्म। है, काउंटर पे नाम देख मतलब पैकेजिंग के बेसिस पे मटेरियल बिकता है और बिल्कुल ठीक है। प्राइस के बेसिस पे। अब क्या होता है हम्म। कि जब मैं अभी तक थोड़ा सा लोगो बड़ा लगाता था अपनी पैकेजिंग के ऊपर, अब वो हम्म। शेल्फ में जब प्रोडक्ट रखा होता है तो कस्टमर सबसे पहले नाम देखता है, कह रहा 7 Cs यार, देखा तो नहीं है तो छोड़। हम्म। अब थोड़ा हम्म। सा लोगों का फॉन्ट अगर एक साइज छोटा हो जाए या 2 पॉइंट छोटा हो जाए और शेल्फ में जब पैकेजिंग नाइस है, सब कुछ अच्छा है, तो वो एकदम जब उठाते हैं कस्टमर पूछते हैं कि हाँ ये कौन सा है, क्योंकि उन्हें नाम दूर से थोड़ा दिख नहीं रहा होता। तो पीछे हम्म। से एक टेलर का काम, मतलब जो शॉपकीपर है उसका काम शुरू हो जाता है कि अब हमारा प्रोडक्ट उसे पिच करना है। और वो आप समझते हो माहिर होते हैं, बस कस्टमर को बिल्कुल पूछना ठीक है। चाहिए कि जी ये चीज कौन सी ब्रांड की है, क्या चीज है, एक बार दिखा दो। तो बस बिल्कुल वहां ठीक है। ये एक इंसाइट है, ऐसे कई सारी चीजें पता चली कि चेंजेस कर सकते हैं, पर्पल का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, कई चीजें पता चली। Great, wonderful, and keep doing that. It is not a one-time exercise. यस Keep यस doing it on a regular basis. यस राइट। Great, Aji. Fantastic. Congratulations. थैंक यू सर। Okay, जी. Okay. Anybody else who would like to share any of these experiences जो मैंने आपको बताए हैं, उसमें से कोई आपका एक्सपीरियंस रहा हो? And I would also like to take your feedback. जो आज हमने डिस्कशन करी है 5 पॉइंट, कुछ काम के लगे, कुछ इसमें से लगा इंसाइटफुल था, या डिड आई वेस्ट योर टाइम एंटायरली? नहीं सर, बहुत काम करते हैं। Okay. तो आई वुड वांट टू
यू गाइस टू शेयर कि इन पांचों में से कौन सा पॉइंट आपके लिए सबसे ज्यादा वैलिड लगा आपको? मनुष्य सर, सारे पॉइंट बहुत वैलिड हैं, क्योंकि ये चैलेंज तो आता ही है, हर किसी को आता है। चाहे कोई हम्म। बोले नहीं बोले, सेल कन्वर्जन में हर किसी को चैलेंज आता है। लीड हम्म। आने के बाद के जो प्रोसेस हैं, और लीड बढ़ाने में, जैसे आपने लीड लॉस्ट क्लाइंट का जो रिएक्टिवेशन बोला, तो वो मेरे को बहुत वैलिड लगा। दूसरा, आपने जो लीड क्वालिफिकेशन के क्वेश्चंस, अभी हमने क्वेश्चंस तो बना रखे थे, बट वो क्वेश्चन हम्म। खुद ही जज करती थी। आपने बोला कि भाई उसका आंसर भी आपको लिख के देना है कि ये आंसर है तो क्वालिफाई होगा। तो ये करेक्ट। ये इनपुट इनटेक है मेरा। एक सर हम्म। क्वेश्चन है मेरा कि जैसे आपने बोला कि लॉस्ट कस्टमर को रिएक्टिवेशन के लिए वीडियो हमें शेयर करना है, तो वो क्या जी। वीडियो हमारी ही हमें ही बनाना चाहिए, या हमारी टीम भी बना सकती है, या हमने एजेंसी जो हायर करी है वो भी बना सकते हैं? देखो, अगर वीडियो बनाने से आपका मतलब है रिकॉर्डिंग एंड एडिटिंग, तो वो तो कोई भी कर सकता है। अगर हम्म। आपका वीडियो बनाने से मतलब है कि वीडियो में सामने कौन आकर के यस कौन यस, वही एक्सप्लेन करेगा, वही वही मेरा। हाँ, तो मेरा सजेशन होगा कि आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपकी टीम जो है ना, वो हो सकता है आज हो, कल हो सकता है ना हो। हम्म। अब टिपिकली क्या होता है, लोग अपनी सेल्स टीम को बोलते हैं तू वीडियो बना दे। हम्म। अब मान लीजिए कि उसने वीडियोस बनाए और थोड़ा सा वीडियोस आपके काम करने शुरू कर गए, पॉपुलर हो गए थोड़े से, या लोगों को समझ में आने शुरू हो गए। अब ये बंदा जो है ना, इसका फेस आपका बन जाएगा इंपॉर्टेंट। और अगर मान ओके। लीजिए आज वो है, 6 महीने बाद, साल बाद, किसी XYZ रीजन की वजह से वो नहीं आपके साथ रहता, तो इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क है कि कहीं बिजनेस अपने साथ उठा करके ना ले जाए वो। ओके। तो इसकी वजह से जितना ज्यादा आप इसके अंदर आ सकते हो उतना अच्छा है, या फिर आप कंटिन्यूसली रीशफल करते रहो। एक किसी पर्सन का कंटिन्यूअस फेस आप मत दो उसके अंदर। और वर्स्ट केस सिनेरियो, जो सबसे खराब सिनेरियो होगा, उसमें आप किसी को बाहर से हायर करके उसको बोलो कि तू वीडियो बना दे। वो सबसे खराब सिनेरियो होगा। क्यों सबसे खराब सिनेरियो होगा? क्योंकि जिस तरीके से आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग होगी प्रोडक्ट के बारे में, जिस तरीके से आप पैशनेटली बात करोगे डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ में, कोई ऐसा पर्सन जो मॉडलिंग करता होगा, जिसको आपके प्रोडक्ट के बारे में आइडिया नहीं होगा, वो उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। वो थोड़ा सा ओके। वो मेड अप टाइप का लगेगा, आर्टिफिशियल टाइप का लगेगा। बट सारी दुनिया वैसे ही करती है। हम्म। सारी दुनिया ही वैसे करती है। तो हम्म। आपको ये देखना है। मगर अगर आप ये खुद सामने फोर फ्रंट के ऊपर आकर के फेस बनते हो कंपनी का, तो वो सबसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेगा वो। आपने ओके। देखा होगा कि मैं तो इस चीज को पिछले 10-12 साल से बोल ही रहा हूँ, उससे भी ज्यादा पहले से बोल रहा हूँ। मगर पिछले कुछ दिनों के अंदर जो है ना, जितने स्टार्टअप्स हैं, उनके ओनर्स ने आकर के पिचिंग करनी शुरू कर दी है। डायरेक्ट उनके वीडियोस बने होते हैं। अगर आप हॉटस्टार देखते हो, डिज्नी हॉटस्टार, या आप यूट्यूब के ऊपर हो, जी या जी। आप amazon प्राइम के ऊपर हो, तो वहां हम्म। पर जो प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग हो रही है, उसमें आपने शायद, आई डोंट नो, नोटिस कराओ कि ना कराओ, खुद प्रोडक्ट ओनर्स, कंपनी ओनर्स, खुद ओनर्स, लाला जी जो है, सीईओस जो है, वो आकर के अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, बताते हैं। ये सर ओके। पूरा इंस्टाग्राम भरा पड़ा है। हाँ। काफी काफी ट्रेंडिंग है सर ये। हाँ। तो ये ट्रेंडिंग अभी आपको लग रहा है, मैं इसके बारे में जो है, जब से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ तब से बात कर रहा हूँ। बिकॉज आपसे बेटर कौन बंदा हो सकता है जो आपके बिजनेस को, आपके धंधे को समझता हो। हम्म। और इस चीज का मैं एग्जांपल दूंगा। जब मैं बात करता हूं कि एप्पल, आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, तो एप्पल से जो है ना, बहुत सारे लोग मोटिवेटेड होते हैं। वो एप्पल से कम स्टीव जॉब्स से ज्यादा मोटिवेट होते हैं, ज्यादा इंस्पायर होते हैं। और हम्म। स्टीव जॉब्स के अगर आप देखोगे पुराने इंटरव्यू, स्टेज के ऊपर खड़ा होकर के खुद अपने बारे में बात करता था, माल बेचता था। वही चीज बिल गेट्स ने ट्राई करी, मगर वो इतने सक्सेसफुली नहीं कर पाया जितना स्टीव जॉब्स ने करा। फिर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि रीसेंट टाइम्स के अंदर आपने देखा होगा कि एक लड़का आता है स्टेज के ऊपर, अपना ट्रक बेच के चला जाता है 75 लाख रुपए का। और उसकी प्री सेल्स के अंदर ही उसकी बुकिंग हो जाती है, और डिलीवरी टाइम उसका 6-6 महीने के, 1 साल से एक्सटेंड हो जाता है। समझ में आ रही है किसकी बात कर रहा हूं मैं? नहीं सर, आया नहीं एलॉन मुझे। मस्क, टेस्ला टेस्ला। के जो ट्रक्स लॉन्च हुए हैं। हाँ। हाँ। ओके। इसी तरीके से टेस्ला की गाड़ी वो स्टेज से बेचता है। इसी तरीके से टेस्ला के जो वो क्या नाम है, बैटरी सॉल्यूशंस है, वो स्टेज के ऊपर खड़े होकर के बेचता है। अब वो कहेगा थोड़े दिनों के अंदर कि आ जाओ स्पेस एक्स के अंदर सीट बुक कर लो। हम्म। इसी तरीके से आपने देखा होगा, अंबानी जो है, जब उसने लॉन्च करा था स्टेज के ऊपर खड़ा होकर के कि मैं जियो लॉन्च कर रहा हूँ, सबको फ्री मिलेगा, सब लोग ले लो।
स्टेज के ऊपर खड़ा होकर के उसने अनाउंस करा था ना कि आज वो बांट रहा हूं, मैं सबको फ्री बांट रहा हूं, ले लो जिसने लेने। तो यू आर द बिगेस्ट स्टेक होल्डर इन योर कंपनी, you should be on the forefront of marketing and sales. एक एक पॉइंट दूसरा है मनोज सर, जो आप बोलते हैं लॉस कैलकुलेटर। हम्म लॉस कैलकुलेटर कैसे डिजाइन किया जा सकता जी है वो उसको मगर पता ना। बता सकते हो? हाँ, तो इसके अंदर जो है ना, सबसे पहले आपको फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं। तू तो दीजिए सेवक है ना, लेट मी जस्ट म्यूट एवरीबॉडी, देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस कमिंग। वकील है इधर। या सो आपको सारे फैक्टर्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं, और आपको कैलकुलेशंस का क्या मल्टीप्लाई क्या डिवाइड करना है, क्या साइन थीटा कॉस थीटा लगाना है, वो आपको पता होना चाहिए। अब उसके 3 अलग अलग लेवल्स हैं। एक हो सकता है कि आप उसको एक्सेल शीट में बना करके दे दो। एक्सेल शीट के अंदर आपको बार बार उसको बोलना पड़ेगा डाउनलोड दिस एक्सेल शीट, डाउनलोड दिस एक्सेल शीट। दूसरा तरीका हो सकता है कि आप इसको गूगल शीट में बना दो, सिर्फ लिंक दोगे तो उस लिंक को क्लिक करेगा और वो आपकी फाइल को एक्सेस कर लेगा। और तीसरा इसके अंदर एक और तरीका हो सकता है कि जब आप इसके अंदर वेब एप्लीकेशन बना दो, वो वेब एप्लीकेशन को जाकर के यूज करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके वेबसाइट के किसी पेज में गया, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आपको लोन लेना है और आपको ईएमआई कैलकुलेशन करना है होम लोन के ऊपर, प्रॉपर्टी के लिए, रियल एस्टेट के लिए, तो आप देखोगे एसबीआई की साइट के ऊपर भी अपनी एप्लीकेशन होगी, एचडीएफसी की भी होगी, वहां पे फॉर्म लगा हुआ, उसमें सारे एंट्रीज करोगे, नीचे सारा का सारा उसके अंदर कैलकुलेशन आ देंगी कि क्या क्या कैलकुलेशन है। तो ये थर्ड लेवल का हो गया। इसके अंदर एक मैं फोर्थ जो है एक स्नीकी स्ट्रैटेजी मैं इसके अंदर कर देता हूँ। मैं जैसे आपसे बात करता हूँ कि ये आपका फैक्टर इसके अंदर आप डाल दो, इस फैक्टर को डालने से आपका कैलकुलेशन आ जाएगा कि आपका कितना लॉस हो रहा है। यहां तक तो बात आपको समझ में आ गई। अब मैं इसमें एक चीज और करता हूँ, डू यू वॉन्ट टू टेक द बैकअप, और डू यू वॉन्ट टू गेट दिस, स्टोर दिस और सेव दिस और कीप दिस कैलकुलेशंस विद यू? तो आपका जवाब होगा हाँ, मैं कैलकुलेशन अपने पास रखना चाहूंगा। मैं बोलूंगा आई कैन सेंड यू दीज कैलकुलेशंस ऑन योर व्हाट्सएप एंड ऑन योर ईमेल, प्लीज प्रोवाइड योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस सो दैट आई कैन सेंड ए कॉपी ऑफ दीज कैलकुलेशंस टू यू। सारी कैलकुलेशंस उसने करी हुई हैं, यहां पर उसने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया, ईमेल एड्रेस डाल दिया, बटन उसने सबमिट का प्रेस करा, ये सारी उसके पास चली गई। मजेदारी वाली बात क्या है कि ये जो है सारी की सारी कैलकुलेशंस उसके मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस के साथ में आपके पास भी आ गई। तो ये आपके पास जो है उसकी पूरी इनसाइड स्टोरी बता देगा आपको कि कौन सी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, क्या क्या फैक्टर्स उसने डाले हुए हैं। तो इसके अंदर बहुत अमेजिंग स्ट्रैटेजी जो है मैं 5 मंथ्स वर्कशॉप के अंदर बताता हूँ कि हाउ यू कैन यूज दिस स्ट्रैटेजी टू जनरेट वेरी वेरी हाईली क्वालिफाइड लीड्स एंड विच आर रिलेटिवली फार मोर इजियर टू कन्वर्ट। स्ट्रैटेजी मैंने आपको वैसे रिवील कर दी है। अब इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन के कुछ नुएंसेस होते हैं जो मैं वहां पर डिस्कस करता हूँ। मैं एक क्वेश्चन है बेसिकली, हाउ टू अपग्रेड द सेल्स टीम। हाँ, इसके अंदर जो है देयर इज ए कॉन्सेप्ट इन लर्निंग। ओके, आप में से कितने लोगों ने ये कॉन्सेप्ट सुना है लर्निंग के अंदर कि whenever you learn something new, within first 24 hours you tend to forget 50% of what you learned yesterday. Within about 7 days you tend to forget 75% of it. Within about a month, or by the end of the month, you only are able to recall 10% and half of that is all wrong. करेक्ट सर। तो एसेंशली ये रिसर्च क्या कहती है कि आपको 1 महीने के आसपास खत्म होते होते आपको मात्र 5% का याद रहेगा, बाकी 95% आप भूल चुके होंगे। अब लेट अस से मैं आपकी सेल्स टीम के अंदर सेल्स पर्सन हूं और मैं जो है पिछले 2, 5, 10 साल से सेल्स के अंदर हूं। आपने मेरी आज एक ट्रेनिंग करवाई, उस ट्रेनिंग का मिनिमल इम्पैक्ट होगा बिकॉज 1 हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद मैं वापस उसी मोड में चला जाऊंगा जो मैं पहले कर रहा था, क्योंकि मेरे को सिर्फ 5% रिटेन करा, बाकी 95% सारा का सारा उड़ गया। अब अगर आपको ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैंने आपको बताई है, तो मेरा क्वेश्चन आपको यहां पर ये पूछना है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हाउ फ्रीक्वेंटली शुड यू रिपीट योर ट्रेनिंग्स? सर
ट्रेनिंग तो हो जाती है, लेकिन उसका जो कंटिन्यूटी, until unless we put the learnings from that training into a system and a process, the training हाँ is of no use. हाँ 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 हाँ, बिल्कुल ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, हाउ फ्रीक्वेंटली शुड यू ट्रेन योर सेल्स टीम? So it has to be ongoing. मतलब literally, I feel it मतलब should be. ऑनगोइंग के अंदर फ्रीक्वेंसी अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या होगी वो? मैंने आपको नंबर्स बताए हैं, एक दिन में 50% भूल जाता है, एक हफ्ते में 75% भूल जाता है, एक महीने में 95% भूल जाता है। हाउ फ्रीक्वेंटली, हाउ रिपीटिशन शुड बी डन सो दैट कि उसको मैक्सिमम उसका दिमाग में रहे? Fortnightly. डेली होना चाहिए सर। मंथली, मंथली सर। ओके, मंथली अगर आप करते हैं तो 5% गेन हो रहा है आपको एक महीने के अंदर। Hmm. फोर्टनाइटली करते हैं तो नियरली 15% के आसपास गेन हो रहा है, 20% के आसपास गेन हो रहा है। बेस्ट गेन्स आपको कब निकलेंगे? somebody also said, बट देन वो शायद डेली डेली। यस, ये बात आपको समझनी है। सबसे ज्यादा इंस्टेंट लॉस कब हो रहा है आपका? वो हो रहा है आपका 50% विद इन 24 आवर्स। तो यू हैव टू हैव ए प्रोसेस। इस साइंस को हम बोलते हैं 905 स्ट्रैटेजी। ये मैं 5 मंथ्स के अंदर बहुत डिटेल में डिस्कस करता हूं। 905 स्ट्रैटेजी का क्या मतलब होता है? लेट मी जस्ट शेयर इट विथ यू। लेट अस से आपका ऑफिस 9 o'clock लगता है। अब 9 बजे आकर के उसने अपना वो सारा डेस्क के ऊपर सेट हो गया, और लेट अस से आपकी कॉलिंग जो है 9:30 पे स्टार्ट होती है। ओके, अब 9:05 से लेकर 9:25 तक आपके पास 20 मिनट का समय है। आप 20 मिनट के समय को थोड़ा कम करना चाहें, थोड़ा ज्यादा करना चाहें, वो आप देख सकते हैं। ये आपको इस 20 मिनट के समय के अंदर आपने पेयरिंग करनी है। लेट अस से एकता और नीलेश, ये दो आपके सेल्स टीम के लोग हैं। तो पहले 10 मिनट एकता ने नीलेश को बोलना है, कॉल करने की प्रैक्टिस करनी है। नीलेश ने एकता को कॉल करना है, और एकता एज ए कस्टमर बिहेव करेंगी, और एकता बोलेंगी, अरे सवेरे सवेरे कॉल कर दिया, अभी बिजी हूं, बाद में बात करना। अब नीलेश ने क्या बोलना है? एकता ने बोला, अरे इंटरेस्टेड नहीं हूं। फिर नीलेश ने क्या बोलना है? आपका प्राइस Of बड़ा महंगा course. है। फिर नीलेश ने क्या बोलना है? हम किसी और से खरीद रहे हैं। फिर नीलेश ने क्या बोलना है? अरे हम वेंडर रखा हुआ है हमारे पास, हम नया वेंडर नहीं ढूंढ रहे हैं, हम सेटिस्फाइड हैं। नीलेश ने क्या बोलना है? आपका क्रेडिट ही नहीं दे रहे, आपका आपसे कैसे ले लूं? नीलेश ने क्या बोलना है? ये पहले 10 मिनट नीलेश ने करना है, फिर उसको उल्टा कर देना है। फिर अब नीलेश ने बोलना है, अरे मैडम क्या कर रहे हो सवेरे सवेरे, टाइम तो देखो, सवेरे सवेरे 8 बजे कॉल करने का कोई टाइम होता है क्या? फिर एकता ने क्या बोलना है? फिर से वही, हम किसी और से खरीद रहे हैं, एकता ने क्या बोलना है? हम वेंडर नहीं ढूंढ रहे, एकता ने क्या बोलना है? अभी बजट नहीं है, एकता ने क्या बोलना है? अभी सीजन है, एकता ने क्या बोलना है? अभी सीजन नहीं है, एकता ने क्या बोलना है? ये आपको डेली बेसिस के ऊपर प्रैक्टिस करना है। इसको बोलते हैं मसल मेमोरी डेवलपमेंट। मसल मेमोरी डेवलपमेंट के अंदर कोई एक चीज अगर आप रेगुलरली 25 बारी से 30 बारी तक कर लेते हैं, तो वो आपकी काइंड ऑफ मसल मेमोरी डेवलप होना शुरू हो जाता है। मसल मेमोरी का क्या मतलब है, मैं आपको एक और एग्जांपल से बताता हूं। अ, आपको रादर दो एग्जांपल दूंगा। आप में से एक चीज काफी सारे लोगों ने एक्सपीरियंस करी होगी, और एक चीज सभी ने एक्सपीरियंस करी होगी। तो जो काफी सारे लोगों ने एक्सपीरियंस करी होगी, मैं आपको पहले उसका एग्जांपल देता हूं। आप में से कितने लोगों ने ये चीज एक्सपीरियंस करी है कि आपको घर से ऑफिस जाना है, आप घर से निकले, गाड़ी में बैठे, और पता ही नहीं लगा थोड़ी देर में आप ऑफिस के बाहर उतरे? या फिर ऑफिस से घर आना है, आपने गाड़ी में बैठे, गाड़ी स्टार्ट करी, और उसके बाद ध्यान ही नहीं आया कि आप एकदम से घर पहुंच गए? कभी किसी ने ऐसी चीज एक्सपीरियंस करी है, नोटिस करी है? Yes, yes. आपको सोचना नहीं पड़ा कि लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, सीधा जाना है, कहीं मुड़ना है, कहीं कट लेना है, कहीं पे यू टर्न लेना है, आपको सोचना ही नहीं पड़ा इस चीज के ऊपर, सीधा वहां पे Because वो पहुंच गए। subconscious mind में है सेट है ना. यस, यस, आपका वो इतने अच्छे से रटा हुआ आपके दिमाग में, आपको कुछ सोचना ही नहीं पड़ रहा। सीधा आप गाड़ी में बैठे, गाड़ी स्टार्ट करी, और 10 मिनट के बाद, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद आप ऑफिस से घर, घर से ऑफिस पहुंचे हुए थे। दिस इज कॉल्ड एग्जाम्पल ऑफ मसल मेमोरी। अनेकों बार हुआ है। एक एक एग्जाम्पल मैं आपको और दूंगा। आप में से किसी ना किसी के घर के अंदर छोटा बेबी होगा, अपने घर के अंदर, अपने कजन के अंदर, फ्रेंड सर्कल में कभी आपने देखा होगा, जब ये छोटा बेबी होता है उसको आप पहली बार ही बोलते हो, ले चम्मच से खा, कैसे पकड़ता है वो चम्मच को? देखा है आपने? नोटिस करा है कभी किसी ने? यस सर। और उसके बाद चम्मच से जब वो खाने लगता है, तो
सब कुछ चम्मच के अंदर जो होता है वो बखेर देता है, मुंह तक नहीं ले जा पाता। देखा आपने? यस सर। अब ये सिचुएशन है जब हम फर्स्ट टाइम लाइफ के इस चीज को देख रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। क्या ये आपके साथ हुआ होगा? 100% आपके साथ भी होगा। आपने भी सारा चम्मच से सारा बखेरा होगा, चम्मच भी गिराई होगी, प्लेट भी गिराई होगी, मम्मी से डांट और पिटाई भी खाई होगी इस चक्कर के अंदर। मगर आज की डेट के अंदर अगर हम बात करते हैं कि लेट अस से आप खाना खा रहे हैं और अचानक से लाइट चले जाए और घुप अंधेरा हो जाए, अब आप में से कितने लोग चम्मच गिरा लेंगे, प्लेट गिरा लेंगे खाते खाते, या फिर खाते खाते अचानक से चम्मच आपकी आंख में चली जाएगी या नाक में चली जाएगी या कान में चली जाएगी, मुंह में नहीं जाएगी? Very less chances. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मसल मेमोरी, कि आप एक चीज को इतनी बारी कर चुके हैं, इतनी बारी कर चुके हैं कि इट बिकम्स ए नो ब्रेनर। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की साइंस ही नहीं है। अच्छा, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर अगर कोई बोलता है कि यू आर टू एक्सपेंसिव, सेल्स पर्सन छोड़ो, लाला जी के हाथ पैर फूल जाते हैं कि अगर कोई बोलता है यू आर टू एक्सपेंसिव, तो लाला जी के मुंह से पता है कि पहले शब्द क्या निकलते हैं? एंड एनीबडी शेयर कि अगर आपको कोई बोलता है योर प्रोडक्ट इज टू एक्सपेंसिव, आई कांट बाय फ्रॉम यू, तो आपके शुरू के पहले 10 वर्ड्स में क्या वर्ड्स होते हैं? क्वालिटी सर। क्वालिटी क्वालिटी सर। अच्छी है हमारी। हाँ जी। अब आप देखो कि जब लाला जी ये कहानी कर रहे हैं तो फिर सेल्स टीम से क्या एक्सपेक्ट करोगे आप? सर तो आंसर्स भी दे दो ना। उसके लिए जो है ना, आई विश कि मैं आपको बोलता कि चलो ये कर लो और इससे आपको समझ में आ जाएगा। अब इसका आंसर मैं अगर आपको अभी दे भी देता हूं, इसका आंसर 3 वर्ड्स में छुपा हुआ है, मगर आप उसको यूज नहीं कर पाओगे बिकॉज आपको उससे पहले की साइंस मालूम नहीं है। अगर आप वो 3 वर्ड्स मेरे को बोलोगे बता दे बता दे बता दे, जरूर बता दे बता दे बता दे, नहीं तो आगे से कभी नहीं आऊंगा, प्लीज बता दे, तो मैं आपको बता भी दूंगा, बता भी दूंगा। वो वर्ड्स हैं until they realized। until they realize। बस ये 3 वर्ड्स हैं, इसके अंदर पूरी पूरी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग छुपी हुई है, प्राइस ऑब्जेक्शंस की। मगर अब क्योंकि इसको आपको इससे पहले की साइंस मालूम नहीं है, अब इसको यूज आई डाउट कि आप कर पाओगे। सर यूट्यूब से मिलेगा सर, वीडियो से? मेरे को जब मैंने करा था नहीं मिला था, आप एक बार देख लो, हो सकता है उसके बाद में तो लाखों और वीडियोस ज्ञान दो रोज ऐड होते थोड़ा हैं। बहुत, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दो सर, कुछ तो ज्ञान दो उसमें। उसके लिए आपको 5 मंथ्स में आना पड़ेगा। आज कि महीने में वो आओ। तो सर अप्रैल से स्टार्ट होएगा। कोई बात नहीं, कितने सालों से हो बिजनेस के अंदर आप? सर मैं हूँ 20 सालों से। तो 2 3 महीने महीने और और सही। रुक जाओ। हाँ, और तो तो 2 रुक महीने ही और जाएंगे सही। सर, वो तो रुकेंगे। सर ने क्या बोला, प्लीज 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 बोलोगे तो हो जाएगा, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। मैंने बता दिया आपको, मैंने बोला कि अगर आप बोलोगे कि मैं दोबारा कभी नहीं आऊंगा, नहीं बताया, तो मैंने नहीं बता सर, भी दिया मैं आपको। तो आऊंगा सर, मैं ये नहीं कह रहा मैं नहीं आऊंगा। नहीं, मैंने बता भी दिया आपको, सर वो इसका आंसर छुपा हुआ है इन 3 रिपीट वर्ड्स के करेंगे। अंदर। सर टोकन एडवांस ले लीजिए सर, फिर बता दीजिए आप। हाँ, मेरे को काफी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई है, तो 4 डेज का और 5 मंथ्स का टोकन एडवांस का लिंक मैंने बना लिया है। मैं अभी आज शेयर कर दूंगा मैं अपने कम्युनिटी के अंदर। सो आर यू गाइस पार्ट ऑफ द कम्युनिटी? यस। Okay, let me Yes, sir. see. Okay, probably not all of you are part of it because 3-4 लोगों ने जवाब दिया है। So let me share the community link। आप लोग कम्युनिटी के लिंक के ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए, एंड वहां पर मैं उसका टोकन एडवांस का लिंक भी शेयर कर दूंगा। मैं जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ठीक है जी, चलिए। यस सर, थैंक यू सो मच सर। Saturday, and thank you so much. Bye bye, and keep chapifying in the meanwhile.